के सभी आदमी का लक्ष्य केवल एक ही, वो है सुखी होना। हम सुबह से शाम तक कोई भी ऐसा काम करते हैं जो दुखी होने के लिए करते हो? नहीं। जाचिए, कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा लाइए कि कोई भी हमें सुबह से शाम तक एक ऐसा एक भी काम करते हैं जो दुखी होने के लिए करते हो। थैंक यू। हेलो, ठीक है, कोई एग्जाम्पल अपने बीच में से ऐसा ढूंढिए कि हम सुबह से शाम तक दुखी होने के लिए कुछ करते हैं। आदमी जो भी करता है वो सुखी होने के लिए करता है, ऐसा है या नहीं है? जोर से बोलिए। हैं? इधर कुछ है? हाँ, सुखी, वो तो पूछ रही हूँ कि जो हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं हम सुखी होने के लिए करते हैं या दुखी होने के लिए करते हैं? कोई एक भी एग्जाम्पल अपने आसपास, मतलब हम नहीं करते वो बात है, कोई ढूंढ के भी कहीं से लाइए। एक चोर भी चोरी करता है, वो भी दुखी होने के लिए करता है कि सुखी होने के लिए करता है? तो हाँ बताइए, माइक लीजिए। हाँ, ये नहीं लगा, सॉरी। हेलो, हाँ, चल, हेलो, हाँ बताइए। मैम, आपने कहा जैसे कि हम जो भी करते हैं निरंतर सुख, निरंतर नहीं बोल रही मैं, सुख की अपेक्षा में करते हैं। मैं निरंतर की अभी बात ही नहीं कर रही हूँ। हाँ मैम, हाँ। हम चाहते यही है कि सुख मिले, सुख मिले, अल्टीमेटली सबकी चाहत यही है कि सुख मिले, सुख मिले। लेकिन हम अपने आसपास जैसे अपने आप में ना देख के अगर दूसरों को देखें, जैसे कि एक सन्यासी है जो कि काफ़ी चीज़ों का त्याग कर चुका है, अपने सुख समृद्धि का त्याग कर चुका है, ऐसा करके कहा जाता है, तो एक प्रकार से उसको तो सुख नहीं चाहिए। सुख नहीं चाहिए उसको तो सुख नहीं चाहिए, जो हम लोग को जो सुख मिल रहा है जहाँ से, वो उनको नहीं मिल रहा है। बढ़िया। इनके आंसर का, क्वेश्चन का कौन आंसर देगा? ठीक से सुन पाए जो ये कह पाए? एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, मैं कोशिश अब ये करूंगी जो क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों में से उसका आंसर दे पाएंगे तो और अच्छा है, फिर उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ संवाद हो पाएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, बढ़िया। जैसे कोई व्यक्ति विशेष, जैसे भगवान बुद्ध ही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो है त्याग कर दिया था, सुख समृद्धि का त्याग कर दिया था, ऐसा करके कहा जाता है कि उनको जो साधन मिल रहे थे वो हमारे जैसे नहीं थे, तो उनको जो सुख नहीं मिल रहा था मेरे हिसाब से, तो इसका मतलब सुख कि नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो उन्होंने घर बार क्यों? चलिए, आप लोग को शेयर करिए मैं आंसर देने से पहले। चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग कुछ जो ये क्वेश्चन पूछे। मैम, इतने देर से हो गया सुख, मुझे सुख पहले इनकी क्वेश्चन का आंसर सुख क्या है उसकी चर्चा तो आगे करेंगे। सारे आंसर में यही वर्ड आ रहा है, तो पहले पता तो होना चाहिए। हाँ, है क्या? तो है सुख क्या, उस पर तो चर्चा करेंगे, उस पर तो करेंगे। सुख है क्या, उसकी परिभाषा वो तो सब डिटेल करेंगे। मैं प्रांजल भैया का आंसर देना चाहूँगा। उनके हिसाब से जो भौतिक चीज़ों का पूरा त्याग दिए हैं, तो मुझे लगता है वे आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसलिए वो वैराग्य को धारण कर रहे हैं। बढ़िया, मुझे लगता है ऐसा। बढ़िया, पहुंचा। चलिए, आप भी रखिए। हाँ, क्या नाम है आपका? पहुंचा आप तक आंसर? वो सुन नहीं पाए शायद। पहुंच गया? ठीक है आंसर। चलिए, आप भी रखिए। हाँ, मेरे आंसर है उसका ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा था। नहीं, कहीं नहीं, जो वो पूछ रहे हैं एक बार उनको रखिए, वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे नहीं समझ में आया अच्छे से। अच्छा, उनका समझ।
मतलब वो जब भगवान वगैरह है भौतिक जो सुख सुविधाएं मिलता है उसका त्याग कर देते हैं, हाँ। तो उनको उससे सुख नहीं मिलता है, ऐसे करके कुछ बोले थे, है ना। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, आप मेरी बात सुनिए 2 मिनट, है ना। तो अगर हमें सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें एक धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा मैंने 10th के बुक में, जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, वहाँ पे पढ़ा था मैंने ऐसा कि धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। तो ये आता है कि अब धर्म क्या है, तो उसमें धर्म में 2-4 चीज़ें थी जिसको हाईलाइट किया गया था। तो धर्म में एक आता है पेड़ लगाना, ठीक, दूसरा है पानी बचाना, और तीसरा एक है कि परोपकार करना, मतलब कि दूसरों के हित के लिए कार्य करना, दूसरों की सुख के लिए कार्य करना। इन सबको मतलब धर्म के अंतर्गत रखा गया है, और इन्हीं के कारण ही हम लोग सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था मैम ये बढ़िया, चैप्टर का। बढ़िया। तो इस जैसे परोपकार है, रियल में अगर हम लोग दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमको एक सुख की प्राप्ति होती है ना। वही तो हेल्प हम इसीलिए करते हैं, सुखी होने के लिए करते हैं। हाँ। अगर हमको पता चल जाए कि किसी की हेल्प करके दुख मिलेगा, फिर हम हेल्प करने वाले नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो किसी की हेल्प करके भी हमको सुख मिलता है, इसलिए हम हेल्प करते हैं। तो आदमी जो भी करता है किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो करता है वो अपने सुखी होने के लिए करता है। तो मैम वो निरंतरता रहेगी, वो रहेगी वो सुख। वो अभी आगे निरंतरता कैसे होगी, वो आगे चर्चा होगी। अभी ये देखें, हम जो भी करते हैं सुखी होने के लिए करते हैं। सुबह से शाम तक हम कोई भी काम दुखी होने के लिए नहीं करते हैं। पहले इस पे टिकिए, ऐसा है या नहीं है? यही है मैम। ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट होके बताना है इसको हाँ। कि क्यों जीना है करके। तो सबसे पहले मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। परमात्मा ने हमारा ये शरीर एक बार दिया है, 84 लाख योनियों को पार करके हम ये 85 जो लाइफ मिली है उसको जी रहे हैं, और इसलिए जीना है, अपने सपनों को साकार करने के लिए जीना है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, उसका हम नहीं रहेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगा ये हमें पता होता है, उनके लिए भी जीना है। चलिए कुछ कुछ लिखते हैं, 84 लाख योनि, और हाँ, फैमिली के लिए भी जीना है, परिवार क्योंकि- के लिए, और अपने सपनों को साकार करने के लिए जीना है। सपना थोड़ा बताएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सपना, हाँ, सबसे पहले तो मुझे एक जैसे कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके लिए मैं टीचर बनना चाहती हूँ, टीचिंग फील्ड में, चाहे वो प्रोफेसर हो या फिर एक गवर्नमेंट टीचर हो, ये मेरा सपना है। बढ़िया। और ये भी सपना है कि एक अच्छे घर में एक अच्छे लड़के के साथ शादी हो और मेरी एक अच्छी वेल बीइंग फैमिली हो। चलिए और शेयर करेंगे, ठीक हो गया? जी मैम। चलिए, और कोई लोग बताइए। थैंक यू मैम। बढ़िया, बताइए। सीनियर देखिए, इसमें तो सब एक एक लाइन शेयर करने में कुछ नहीं है। भाई आप क्यों जी रहे हैं, ऐसा कभी पूछे हैं अपने आप से? नहीं। देखिए, अगर ऐसा लगता है कि मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, तो आंसर ये भी दें, ठीक हो गया ना? क्योंकि यहाँ अपने को बताने के लिए कुछ, अगर ऐसा लगता है कि मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों जी रहा हूं, तो यही उत्तर है हमारा, ठीक हो गया? भाई आप बोले परिवार के लिए जी रहे हैं, या अच्छा लड़का हो उससे शादी, मतलब इसलिए जी रहे हैं। कुछ का ये हो सकता है कि ये प्रश्न ही क्यों पूछ रहे हो, पहला तो हम इस बारे में कभी सोचे ही नहीं। अगर ऐसा आंसर आता है, हम इसी को शेयर करें, है ना? बढ़िया। और बताइए आप क्यों जी रहे हैं? मैम, आपका क्वेश्चन था कि हम क्यों जी रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये मतलब आंसर आया था मैम कि मैं मतलब जीवन में आए हैं, मतलब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। सबसे पहले यही आंसर आया था मैम। और मैं इसलिए जी रही हूँ क्योंकि सुख, शांति, आनंद और संतोष चाहिए। तो ये कैसे होगा जब हम स्वयं में समाधान पूर्वक, परिवार में समृद्ध पूर्वक और समाज में भयमुक्त और प्रकृति में तालमेल पूर्वक बनाएंगे, तब ये हो पाएगा। बढ़िया है ना? तो इनका कहना है कि पैदा हुए हैं इसलिए जी रहे हैं, ठीक हो गया? चलिए
और नीचे लिखा हुआ ये तो। और बताइए क्या हुआ, आप जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं? हैं? आप जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं? देखिए जैसा आता है ऐसे बोलने में क्या है। इधर आगे दीजिए, आगे। नहीं नहीं, देखिए जैसा हम लग रखे भी, हम क्यों जी रहे हैं, जैसा भी अंदर से आए उसमें रखने में। मैम सबका यही है कि यहाँ पे जितने लोग भी हैं सब अपने परिवार को, सबके बारे में नहीं रखना, मैं भी उसी में सहयोग हूँ मैम, सब परिवार को देखकर ही जी रहे हैं। हाँ। और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनको खुशी देखकर वो खुद स्वयं खुश होते हैं। बढ़िया। और कैसे जीना है मैम, तो मैं मानता हूँ कि कैसे की बात नहीं, बस अब तो यहाँ तो हाँ, पहले मैं बता रहा हूँ। हाँ, पहला ही क्वेश्चन का आंसर दूसरा का आंसर दे रहा हूँ मैं। दूसरे का नहीं अभी देना है। नहीं मतलब दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हाँ, हूँ, हाँ। कैसे जीना है। हाँ। तो मेरा मानना है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। तो इस बीच को हम क्या है कि प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से जिए तो अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है, बढ़िया। देखिए इसको भी एक बार जांचिए कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, इससे हमारा कहने का आशय क्या है? मैम जन्म लेते तो खाली हाथ ही आते हैं और वही मृत्यु के बाद भी हम हम ना खाली खाली हाथ हाथ आते हैं ना हम खाली हाथ जाते हैं। जाते समय मैम हम कुछ अपने जो कर्म किए रहते हैं उसके जो हमारे व्यवहार से सामने वाला जो ग्रहण किया रहता है वही हमारे लिए पूंजी के समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि खाली हाथ नहीं जा सकते हैं फिलहाल, है ना? कि हम कुछ कर्म करते देखिए ही जा रहे हैं। कितनी जल्दी स्टेटमेंट चेंज हो गया। हाँ। कि क्या सुनते हैं हम? कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। ये स्टेटमेंट सभी का है। लेकिन तुरंत मैं एक खाली इतना ही बोली हूँ कि नाम खाली हाथ आते हैं और नाम खाली हाथ जाते हैं। तो खाली हाथ तो आते हैं मैम। बात जांचिए, इसको भी थोड़ा देखें, चर्चा करेंगे इस पर, जी मैम। है ना? इस पर चर्चा करेंगे। नाम खाली हाथ आते हैं, नाम खाली हाथ जाते हैं। हाँ, क्यों वही कारण क्या है कि देखिए हम क्या मानते हैं कि हम धन के रूप में ना कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे। इस रूप में ठीक है, ठीक हो गया कि ना धन दौलत के रूप में कुछ लेके आए थे और ना लेके जाने वाले हैं, सही है। भौतिक वस्तु है, ना साथ लाए थे और ना साथ लेके जाएंगे, ठीक हो गया। और लेकिन सही क्या है कि हम कुछ समझ लेकर आए थे। क्लियर हो रहा है कि भाई हम कुछ समझ लेकर आए थे और आगे अगर हम समझेंगे तो उसको हम आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। किस रूप में? धन दौलत के रूप में ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, ये क्लियर हो गया। लेकिन उसके बारे में पता है कि ना लेके आए ना लेके जाएंगे, तब भी हम दिन रात उसी के लिए लगे हैं। देखिए इस दोहरेपन को देखिए, ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन सुबह से शाम तक हम उसी के लिए फिर भी लगे हैं। स्पष्ट हो रही है बात कि ना लेके आए थे ना लेके जाएंगे, लेकिन सुबह से शाम तक हमारा कार्यक्रम उसी के लिए है। और जिसको हम लेके जाएंगे और लेके आए थे उसके लिए हमारा कोई ध्यान नहीं है। कैसे? देखिए कुछ हम समझ लेके आते हैं, अगर उसको हम समझते हैं तो उसको आगे हम बढ़ते हैं। किस रूप में? एक छोटा पहले एग्जाम्पल दूं फिर आप रख पाएंगे। एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं, ठीक हो गया। पेरेंट्स वही थे, पाला पोसा उन्हीं ने सब कुछ वातावरण दिया, एक ही विद्यालय में गए, एक ही जगह पढ़े, एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़े। मान लो ट्विंस ही मान लीजिए, वही माँ बाप थे, वही टीचर था, वही विद्यालय था। 2 बच्चों में जमीन आसमान का अंतर होता है, आचरण के रूप में नहीं होता है। तो क्या चीज है ये? मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे, वो है ना, वही टीचर पढ़ाया, वही कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन 2 में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है नहीं हो सकता है? होता है नहीं होता है? होता है। तो क्या चीज है ये? किस चीज का अंतर है? भौतिक वस्तु तो परिवार में थी, दोनों को बराबर ही मिली है, लेकिन क्या चीज थी? वो दोनों अलग अलग थी, है ना? कि वो उनकी जो चेतना का स्तर था,
जहां तक उन्होंने वो समझ पाई हुई थी, उसके बाद जो उनका शरीर छूटा, मतलब जिसको मृत्यु बोल रहे हैं, है ना, जब छूटा, क्योंकि जहां तक उन्होंने उसको पा लिया समझ को, वो वहां से आगे बढ़ता है। एक का धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष के प्रति दृष्टिकोण, है ना, प्रकृति और मानव के प्रति दृष्टिकोण जैसा होगा, वो वहां से आगे शरीर यात्रा शुरू करेगा। जैसी उसका चेतना का स्तर होगा, वो वहां से आगे बढ़ेगा। मान लो उसकी चेतना का स्तर 10% है और वहां से वो शरीर यात्रा उसकी खत्म हुई है, तो 10 से आगे शुरू करेगा। किसी की 70% है तो 70% से आगे शुरू करेगा। तो साथ हमारा क्या होगा कि जो समझ के रूप में हमारे साथ गया है, हम वहीं से आगे कैरी ओवर करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारा उधर ध्यान है ही नहीं, हम तो भौतिकता को ही देखते हैं और उसी में हमारा पूरा ध्यान है। तो लगता है कि ना कुछ लाए हैं, इसलिए लगता है जो है उसको भोग लो, क्योंकि साथ जो जाने वाला है नहीं, इसलिए लगता है कि इसको भोग लो। जो साथ जाने वाला है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, आज भी है, जहां हम हैं वहां से हम और जिंदगी और अच्छा हमारा बेहतर जीना होगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ठीक हो गया? दर्शन कहां बोलता है ऐसा? हाँ हाँ हाँ, वो ये भी बोल रहा है, पर क्या चीज सही है जो कैरी हो रहा है उसको कन्वे भी नहीं कर पा रहा है। मध्यस्थ दर्शन इस चीज को कन्वे कर पा रहा है कि जो साथ है, जो समझ है, वो साथ जाता है। जो समझ के रूप में है, जो चेतना का स्तर है ना, कि वहां जीवन की उसकी बात ही नहीं हो रही है, जो उसमें वो जो बात नहीं हो रही है कि क्या जीवन है, वो बात नहीं हो रही है वहां। इसलिए वहां समझ वाला मामला नहीं हो रहा कि कैरी ओवर होता है। वहां केवल बात उतनी हो रही है कि नाम कुछ साथ लाए थे ना लेके, वो मान्यतावर ये कहना चाह रहा है कि देखिए, एक तो चीज है भय प्रलोभन आस्थावश रोकना, है ना, एक है उसको तर्क पूर्वक हमको वो समझ में आ जाए, विश्वास पूर्वक किस चीज को समझना। एक तो मैं ये बोल रही हूं कि प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, है ना, क्यों पहुंचाओ ये पता नहीं है, तो वो भय प्रलोभन आस्था से परंपरा में झूठ मत बोलो, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, हम ऐसे करके नियंत्रित करने की कोशिश की है, भय प्रलोभन आस्थावश। अब बच्चा आज का पूछता है मैं क्यों, अब हम बोलते पूजा कर लो, बच्चा पूछता है मैं क्यों करूं, बोलो नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, बोले होने दो। तो एक हम भय प्रलोभन आस्थावश नियंत्रित करने की कोशिश की है, मानने के आधार पर। ठीक हो गया? तो वहां वो गड़बड़ हुई है कि हम भय से किसी को नियंत्रित करने की कोशिश किए हैं, लेकिन जब समझ आएगा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं नियंत्रित होगा वो। अभी हम ये बोलते हैं अरे साधन का कम दुरुपयोग मत करो, ऐसा करके कि प्रकृति में संसाधन कम है। यहाँ ये बात हो रही है कि प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं को पहचानो, आवश्यकता पहचान में आएंगी तो हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। यहाँ डराने की बात नहीं हो रही है, क्लियर हो रहा है? वहां हम डरा के नियंत्रित कर रहे हैं कि भाई प्रकृति का दोहन मत करो, पेड़ लगाओ, वो बताओ। लेकिन जब आदमी को स्पष्ट होगा कि मेरी आवश्यकता निश्चित है, तो वो सही से ही जिएगा, उसको फिर भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ खड़े हम लोग, तो इसलिए बोल रहे हैं कि साधन जो है कि ना कुछ साथ आया है, ना कुछ जो परंपरा में बोला गया वो इस रूप में बोला गया। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि साधन तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं, लेकिन जो बात है कि जो समझ है वो साथ आई थी, कुछ हम कुछ लेके आए थे। तो देखिए अब यहाँ मान लो 50 लोग 60 लोग बैठे हैं, तो जो यहाँ चर्चा हो रही है सभी के लिए समान ही हो रही है, लेकिन उसको सबका हम इतने लोगों का सबका अलग अलग पहुंचेगा। उसमें हो सकता है किसी को 2% फर्क पड़े, किसी को 20% पड़े, किसी को 50 पड़े, किसी को बिल्कुल भी ना फर्क पड़े। यहाँ तो कोई भौतिकता की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ तो कुछ आपको पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहां से आगे बढ़ना, जैसी मेरी स्थिति होगी मैं वहां से आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक हो गया? चलिए, और परिवार के लिए जी रहे हैं, आत्मनिर्भर, और बताइए क्यों जी रहे हैं? इसमें तो बहुत, बताइए, आप ही बताइए, आप क्यों जी रहे हैं? हाँ बताइए। जी,
मैम जैसे कि नवराज जी ने कहा कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, तो मैं उस पे भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसको मानता हूँ मैं भी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूँ तो जैसा कि मैं अभी टीचर बनने के रास्ते में हूँ, तो मैम टीचर क्यों बनना है उसके बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी जो लक्ष्य है वो टीचर बनना ही है। तो वही है जैसे कि खाली हाथ तो हम आए हैं मतलब जीवन में, लेकिन हम हमारी जो क्षमताएं हैं मैम, जो हमारे जो आंतरिक जो गुण हैं, जो क्षमताएं हैं, जो अनुभव हम अभी तक कर चुके हैं, जैसे मतलब जो जीवन अभी तक जो मैंने जिया है उसके जो अनुभव मैं मेरे पास है वो उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, यानी कि बच्चों से शेयर कर सकता हूँ, लोगों से शेयर कर सकता हूँ। तो अगर मैं किसी भी एक बालक या कोई भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई भी सकारात्मक बदलाव कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए मतलब जीवन मेरे लिए मतलब अच्छा होगा ये जीवन मेरे लिए। बहुत बढ़िया जी बढ़िया। चलिए, और बीच में पीछे दीजिए, पीछे माइक दीजिए, पीछे बताइए बताइए। देखिए, जो आंसर अंदर से आया है उसको एज इट इज कुछ नहीं करना है उसमें। भैया आप क्यों जी रहे हैं? अगर ऐसा लगता है मैं तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, तो वही आंसर है। मैम इस बारे में तो कभी सोचे ही नहीं है ऐसे जनरली, ठीक बात। और मरना मुश्किल है इसलिए जी रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सपने भी है मैम, फैमिली के जिम्मेदारियां हैं, फैमिली। आगे मतलब कि माँ बाप को खुश करना है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसको साकार करके ही मरेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो वही हो गया। देखिए, परिवार के लिए, जैसे पहले भी हुआ, परिवार के लिए जी रहे हैं, है ना। कुछ सपने हैं, अब वो क्लियर नहीं है क्या सपने हैं। कुछ सपने हैं लेकिन क्लियर नहीं है। है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी हम परिवार के लिए जी रहे हैं, कुछ सपनों के साकार करने के लिए जी रहे हैं, इसका मतलब हमको लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है। कुछ में है गाड़ी। चलिए, और दीजिए इधर पीछे, इधर इधर। ये तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके लिए अपने को इतना सोचना पड़े। सोचे मैं क्यों जी रहा हूँ। बढ़िया। इसके बारे में तो सोचे नहीं है मैम, और न और जब प्रयास किए हैं तो इसका ऐसा उत्तर नहीं मिला है जिससे सही में संतुष्टि हो। बढ़िया, ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मैम ये जो क्वेश्चन है ये कल के फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है। शायद कोई ध्यान दिए होंगे हाँ, कि मैं क्या चाह रहा हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। वही क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये सेम वही है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। हाँ, मैं क्यों जी रहा। तो मैंने कल कमेंट किया था कि भले ही सब लोग बोल रहे हैं मैं ये चाह रहा हूँ, मैं वो चाह रहा हूँ, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं क्या चाह रहा हूँ। और अभी भी कई लोग बोलेंगे कि मैं इसलिए जी रहा हूँ, मैं इसके लिए जी रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को क्लियर है कि क्यों जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो एक अपने लिए आदमी जीता है सबसे पहले। क्या चीज़ है? खुद के लिए, स्वयं के लिए जीता स्वयं। है। उसके पश्चात उसके कुछ लक्ष्य होते हैं और कुछ उद्देश्य होते हैं। दोनों में अंतर है। उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं और लक्ष्य एक ही होता है। तो अगर लक्ष्य की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर मेरे वजह से चाहे एक व्यक्ति का भी जीवन सुधर जाए, किसी एक व्यक्ति का जीवन संवर जाए, तो मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। यही मैं चाह रहा हूँ और इसीलिए मैं जी रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। अरे हो गया। चलिए, और अब इधर पीछे दीजिए, थोड़ा पीछे। हाँ, कोई भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे ही देना है, कहीं भी जो भी जिनको लगता है। हाँ,
मैम जैसे कि नवराज भैया ने बोला कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन हाँ, जन्म से पहले हम लोग खाली हाथ ही आते हैं, लेकिन हम जन्म लेते हैं तो ना हम अपने परिवार समाज में रहकर जो काम करे सीखते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, उसको मतलब उसको अपने परिवार में जो अच्छे कर्म करते कार्य करते हैं उसके नाम से हम जाने जाते हैं। और जब मरने के बाद में इंसान जो करते हैं याद करते हैं कि ये ऐसा इंसान था, अच्छा था, ये इससे व्यवहार से ही जानते हैं। थैंक यू। तो वही बात हो गया ना कि खाली हाथ, भौतिक रूप में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए थे, लेकिन जो हम कुछ सही करके गए थे वो तो हमारे साथ भी जाता है और हमारे जाने के बाद भी हमको लोग याद करते ही हैं। बढ़िया। और चलिए रखिए, हाँ दीजिए। जिनके हाथ में है वही बोल दीजिए, वो आगे पीछे वो आगे पीछे नहीं। बढ़िया। क्यों जी रहे हैं और क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आंसर हमारे सिचुएशनल चेंज होते रहता है। बताइए। सपोज मेरे पेरेंट्स अगर व्हाट आई वांट वो कंप्लीट करते हैं, मेरे डिजायर्स को, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उस टाइम ये लगेगी कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए जीना है। ठीक है। बढ़िया। अगर सपोज वहीं पे मेरे पेरेंट्स अगर मेरे किसी बात को नहीं मान रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा उस टाइम पे सैड फीलिंग आएगा या फिर माइंड जो हमारा है वो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर सिचुएशनल होता है। अगर अभी मैं जिस स्टेज में हूँ तो सबसे प्रायोरिटी हमारे पेरेंट्स हैं अभी, तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए जीना है। अगर आगे की लाइफ को देखूंगी, मैरिड लाइफ में होगी, तो वो आंसर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स इट। चलिए, खूब बढ़िया। और एक दो और शेयरिंग कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, एक दो और। भाई अभी हम पेरेंट्स के लिए जी रहे हैं, कल को शादी हो जाएगी, पति के लिए और बच्चों के लिए जीने लगेंगे, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना। बढ़िया। चलिए चलिए, किसके हाथ में माइक? हाँ, अच्छा इधर दीजिए ना, कॉर्नर में इधर दीजिए। लीजिए लीजिए, कुछ रखिए रखिए, आप ही रखिए। बढ़िया। चलिए, अब इसको एक एक को देखिए। देखिए 84 लाख योनि क्या है, इस पर जब प्रकृति में अपन लोग चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर तब चर्चा करेंगे कि 84 लाख योनि किसको बोलते हैं। जब ये चौथे पांचवें दिन चर्चा होगी प्रकृति में व्यवस्था में, उस समय चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, तो है ना। कि आपने जो बोला कि 84 लाख योनि के बाद मेरे को ये जन्म मिला है ना, मैं इसलिए जी रही हूँ, ऐसा ही बोले ना। कि भाई मानव का जीवन है ना बहुत मुश्किल से मिलता है 84 लाख योनि के बाद, है ना, इसलिए मैं जी रही हूँ, ऐसा बोले ना आप, है ना। तो 84 लाख योनि क्या होती हैं, इस दिन प्रकृति में व्यवस्था करेंगे, चौथे पांचवें दिन इस पर तब चर्चा करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि उसको फिर पूरा लंबा चौड़ा खोलना पड़ेगा उसके लिए। तो अब यहाँ से देखिए कि हम परिवार के लिए जी रहे हैं। अगर हम परिवार के लिए नहीं जिएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब परिवार के लिए क्यों जीना चाहते हो? उनको दुख होगा, और उनको दुख होने से फिर आपको होगा। है ना। देखिए ये हंसने वाला मुद्दा नहीं है, मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं मेनली, कि वो आंसर आपके अंदर से ही आए, है ना। रेडीमेड आंसर देने की यहाँ जरूरत नहीं है, वो अंदर से, हम सबके अंदर से आए। रेडीमेड आंसर देके तो 1 मिनट का काम है, आप इसलिए जी रहे हैं, बोल देंगे तुरंत, लेकिन उस तक हम खुद पहुंच पाए। आप बीएड क्यों कर रहे हैं? आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? देखिए सुनिए,
अब एक आप माइक ले लीजिए, आप ही माइक ले लीजिए। चलिए आप पर खड़े हो जाइए। आप बीएड क्यों कर रहे हैं? टीचर बनने के लिए। टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं? कि ट्रांसपेरेंट होकर बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आय का स्रोत चाहिए। आय का स्रोत चाहिए। आय का स्रोत होने से क्या होगा? आय का स्रोत होने से मैं सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। हाँ। और शादी भी करूंगी। हाँ। तो अपने मतलब सामने वाले मुझसे देखिए ये नहीं, एक जो वो कहना चाह रहे हैं वो बात अपने तक पहुंच पाए तो हमको सबको आंसर मिल पाएगा, है ना? हाँ। शादी भी करूंगी तो मैं सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं खुद कमाऊंगी। ठीक है। और अपने बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक हो गया। अपने बच्चों को आप पढ़ा के क्यों पढ़ाना चाहते हो? आज सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहते हो? मैम मैं बताई ना, जैसे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हूँ क्योंकि मैं अच्छे घर में जाऊंगी। हाँ। और सेल्फ डिपेंडेंट क्यों होना चाहती हूँ? हाँ। क्योंकि मैं दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि सामने वाला ये मेरे को यही बोलेगा ना कि तुम मेरे पैसे पे जी रही हो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। इसको मानना नहीं है, है ना? इसको हमको अपने अधिकार पे जानना है। जानना होगा, जब मेरे अधिकार पे जानना होगा तो उसकी निरंतरता होगी। जब हम अभी हमारा मेनली क्या हुआ है, भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पर हम किसी चीज को मानते रहे हैं, है ना? तो उसमें जब भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पर हम किसी चीज को मानते हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन किसी चीज को जो हम जानकर मानते हैं उसकी कंटिन्यूटी होगी। तो ये एक प्रस्ताव के रूप में है कि अभी कहीं ना कहीं एक मॉडल ये रहा कि त्याग का मॉडल रहा, कि त्याग का मॉडल रहा कि चाहे हम घर बार छोड़ें, साधु कुछ भी करें, एक आदर्शवाद रहा कि एक त्याग का मॉडल रहा कि उसमें कुछ छोड़ना है। छोड़ना है तो जीना साथ में नहीं होगा। या फिर एक अब ये चीज होगी, एक भोग का मॉडल आ गया। अब भोग में भी हम देखिए, त्याग में भी हम अकेले हुए और भोग में भी हम अकेले हो गए। अभी क्या हो गया कि इंद्रियों में ही सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है ना? तो अभी हमारा मानसिकता यहाँ पहुंच गई, टोटल भौतिकवाद में पहुंच गई। तो हम कहाँ पहुंच गए? हम अकेले रह गए। अकेले रहने का ये प्रमाण रहा कि ना हम संबंधों में ठीक से जी पा रहे हैं, ना हम प्रकृति में ठीक से जी पा रहे हैं, ना हम समाज के साथ ठीक से जी पा रहे हैं। हम सब जगह अकेले हो गए हैं। उसका मूल क्या है उस पर तो खैर बहुत लंबी चर्चा आप लोगों के सामने होगी। तो इसमें यह हुआ कि ना तो हम मतलब किसी के साथ भी हमारा जीना नहीं हुआ। और इसमें फिर कल जो भैया बोले, अभी हमें 4 अवस्थाओं की बात करें कि पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था, 4 अवस्थाएं हैं अस्तित्व में। जो ये इसका दर्शन का मूल है कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। जीना होगा तो साथ साथ होगा, अकेले का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई चीज देखिए हमको अच्छी लगती है तो हमको तुरंत दूसरा मानव चाहिए कि कोई अच्छी चीज मेरे को मिली है या मेरे को कुछ सुख मिला है तो हम तुरंत दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ दुख भी होता है तब भी हम किसी के साथ शेयर करके हल्का होते हैं। तो जीना होगा तो साथ साथ होगा, अकेले में नहीं होगा। वो मानव के साथ हो, चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे उसके साथ हो। तो यहाँ बात हुई कि तीनों अवस्थाएं एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में है। पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था और जीव अवस्था, ये तीनों एक दूसरे के साथ पूरकता के अर्थ में है। मिट्टी, पेड़, पौधे एक दूसरे की उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, वापस पैदा होते हैं, एक दूसरे की पूरकता के साथ है। लेकिन जो चौथी अवस्था है ज्ञान अवस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, वो है मानव। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे और पदार्थ को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जिसको ज्ञान की है, जो ज्ञान की इकाई है, वो उसी ने ही धरती को सबसे ज्यादा मानव को नुकसान पहुंचाया है। और ये जो नुकसान पहुंचाया है कि जो असंतुलन चाहे प्रकृति में हुआ है, चाहे संबंधों में हुआ है, ये पढ़े लिखे लोगों के कारण ज्यादा हुआ है या कम पढ़े लिखों के कारण हुआ है? अब से पहले जितना प्रकृति संतुलन में थी उससे अब ज्यादा हुई है या कम हुई है? प्रकृति में भी असंतुलन बढ़ा है कि घटा है? और पहले से संबंध, जैसे जैसे हम शिक्षित हुए हैं वैसे वैसे हमारे संबंध
अच्छे हुए हैं या संबंध टूटे हैं, परिवार टूटे हैं, भाई भाई का बंटवारा हुआ है, पति पत्नी एक दूसरे, अब देखिए कहाँ हम पहुंच गए, हमारे पति पत्नी के अकाउंट अलग हो गए, ये कहाँ हमारा जीना थोड़ी हो रहा है ना। तो जैसे जैसे हम शिक्षित हुए, सुविधा आई, वैसे वैसे हमारा एक दूसरे के साथ जीने का आत्मविश्वास घटा है कि बढ़ा है? जोर से बोलिए, घटा है। तो हम शिक्षित तो हुए, चाहे हम डॉक्टर बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, मंत्री, कुछ भी बने, हम शिक्षित हुए, है ना, लेकिन संबंधों में जीने का आत्मविश्वास, परिवार में जीने का आत्मविश्वास, प्रकृति के साथ जीने का आत्मविश्वास वैसे वैसे घटा है। तो ये एक अनुसंधान है जो सहअस्तित्व की बात करता है, जो जीने की बात करता है ना, कि बाय एजुकेशन बच्चे को 25 साल में क्या दिया जाए कि वो अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति भी कर पाए और जो उसकी मानसिक आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, जो उसके मन की आवश्यकता है, वो भी पूरी हो पाए। और ये बाय एजुकेशन हो सकता है। अभी तक एजुकेशन में एक पक्ष पे काम हो रहा है कि हम कुछ स्किल देते हैं, है ना, स्किल से हम पालेंगे, चाहे हम डॉक्टर बने, उसके आधार पर हम अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर लेंगे, लेकिन जो मेरे मन की, जो मेरे भाव की, विश्वास की, सम्मान की जो चाहत है, वो कितना पैसा होने से पूरी हो जाएगी? एक पति पत्नी में मतलब कितना पैसा होने से एक पति पत्नी का सम्मान कर पाएगा? एक बच्चा अपने पेरेंट्स का कितना पैसा होने से सम्मान कर पाएगा? इसका कोई आधार है क्या? बल्कि जैसे जैसे घरों में पैसा आया है वैसे वैसे हम अलग हुए हैं। पहले कम से कम सुविधा थी तो कम से कम हमारा साथ जीना भी हो रहा था, लेकिन जैसे क्योंकि समझ आई नहीं, तर्क आ गया, एजुकेशन से हमको क्या हुआ, पहले हम मान्यतावश हम इकट्ठे थे, है ना, बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, कम से कम भय प्रलोभन आस्थावश नियंत्रित थे। एजुकेशन आई, सबको तर्क करना आ गया, तर्क करना आ गया, बच्चे ही पूछते मैं ऐसा क्यों करूं, या मैं पूजा क्यों करूं, या कुछ भी है, अब वो आंसर हमारे पास है नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से हमको तर्क करना आ गया, सही उपलब्ध हुआ नहीं, इसलिए आने वाली पीढ़ी और उदंड हो गई है। तो क्यों न हम शिक्षा के माध्यम से स्किल के साथ समझ भी दे पाए, तो हम शिक्षित भी हो पाए और समझदार भी हो पाए, ऐसी हमारी आवश्यकता है कि हम संबंधों में भी और परिवार में भी और आने वाली पीढ़ी को हम और बेहतर कर पाएं। इस अनुसंधान का मतलब ये उद्देश्य है। तो मैं यही बोल रही थी कि आप लोग सब बीएड कर रहे हैं, एक इंजीनियर है वो किसके साथ काम करता है? वो मशीन के साथ काम करता है। एक डॉक्टर क्या है? वो मानव के शरीर के साथ काम करता है। एक वैज्ञानिक है, वो पेड़ पौधों के साथ काम करता है। लेकिन एक टीचर है, वो एक पूरे मानव के साथ काम करता है। तो एक अगर टीचर के पास वो चेतना होगी तो आपके पास से ही वो पढ़ के जाएगा ना, चाहे वो कल डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, वो जाएगा तो एजुकेशन के माध्यम से। वो 25 साल में उसको क्या दिया जाए कि उसकी चेतना में ये स्थित हो जाए कि वो डॉक्टर भी उतना ही अच्छा हो, पति भी उतना ही अच्छा हो, भाई भी उतना अच्छा हो, और ये बाय एजुकेशन हो सकता है। ऐसा इस समय धन्यवाद दीदी। मैं निवेदन करूंगा हमारे शासी निकाय के मेंबर आदरणीय डॉक्टर गंगवीर मैडम से 2 मिनट अपना आशीर्वचन हमारे विद्यार्थियों को आप देंगे। मैडम आइए प्लीज। यहाँ से भी रख सकते हैं, वहीं से भी रख सकते हैं। आज समाधान कॉलेज में 6 दिवसीय फुल डे कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर उपस्थित डॉक्टर अवधेश पटेल सर, सीनियर प्रोफेसर पटेल सर, आदरणीय पटेल सर, और कमेटी के जो अध्यक्ष हैं मिश्रा मैडम सर और आदरणीय दिनकर सर, यहाँ के प्राध्यापक एवं प्रिय छात्र छात्राओं, मैं समाधान कॉलेज पहली बार आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर चीज़ क्रिएटिव लग रही है और एक शांतिपूर्ण माहौल,
पारिवारिक माहौल, और इसमें आप चूँकि बीएड के छात्र हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और अच्छे टीचर बनेंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम चाहे बहुत बड़ी पोस्ट पे रहें या हम टीचर रहें, लेकिन जो भी हम काम करें वो पूरी ईमानदारी से करें, पूरा मन लगा के हम जब काम करते हैं तो हमको तो संतुष्टि होती है। लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे टीचर जो है उन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है और उसके कारण हमारा जीवन अच्छा है, हमारा कैरियर अच्छा है। तो हम सारे लोगों का एक ही काम है कि खुद को अच्छा रखना, डिसिप्लिन में रखना, खूब मेहनत करना, और हम फिर जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं, आप लोग जानते हो, बिजनेस करोगे तो भी पैसा कमा लोगे, लेकिन टीचर को जो है जो आदर सम्मान मिलता है वो शायद ही अन्य किसी प्रोफेशन में मिलता है। तो आप सभी बीएड के जो टीचर बनने वाले हैं, भावी टीचर, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना सुंदर क्या कहना चाहिए 6 दिवसीय फुल डे जो कार्यशाला हो रही है, और हमारी जो दीदी सिखा रही हैं कि कैसे अपने आप को अच्छा रखना है, फिर परिवार के साथ अच्छा रहना है, फिर समाज के साथ अच्छा रहना है। तो अच्छा जीवन हम जीते हैं, ये मनुष्य का जीवन जो है ये बहुत अच्छा है। और हम जब अच्छा जीवन जीते हैं तो हमारे क्या कहना चाहिए बच्चे भी अच्छे होते हैं, समाज अच्छा होता है, शांतिपूर्ण और सहयोग की जब भावनाएं होती हैं तो आप देखिए आप अच्छा ही अच्छा करते हैं। आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, कोई गरीब है, कहीं बुक्स की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है, वहाँ पर आप हेल्प करते हैं, उनका भी जीवन अच्छा बनता है। तो यही तो संसार है ना, जब क्या कहना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए सहयोग करें और अपना जीवन अच्छा बनाएं, डिसिप्लिन में रहें, खूब काम करें। हमारी मेहनत ही रंग लाती, हमेशा याद रखिए आप लोग, है ना। हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। और जो आलसी रहते हैं, जो क्या कहना चाहिए काम की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, काम चलाओ काम करते, वो कभी सक्सेस नहीं होते। इसलिए खूब मेहनत करिए, डिसिप्लिन में रहिए, टाइम का बड़ा महत्व है, पैसे का बहुत बहुत महत्व है। सब चीज का प्रॉपर वे में आप उपयोग करते हैं तो जीवन में बहुत सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस महाविद्यालय की जो बॉडी है, क्या कहना चाहिए समिति है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर कॉलेज खोला है, इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं, इससे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल सर से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। इतनी कम एज होगी मुझे नहीं मालूम, 50 के आसपास तो होगी, उतनी नहीं है, 40 होगी, 40 है, पर इतने मतलब मैच्योर लगे सर। मुझे लगा कि इन्होंने सारे ध्यान व्यान के सारे कोर्स कर डाले। मतलब जब फेस से ही लगता है ना किसी किसी के कि कितने मैच्योर हैं। और सर का जो एक एक शब्द है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ में जो मैडम आई हैं जो गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष है, उनको देख के, सर को देख के बहुत अच्छा लगा, पटेल सर को देख के बहुत अच्छा लगा। और दिनकर सर जो हैं वो 6 कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, तो भी मैं भी अभी 2 साल तक प्रिंसिपल थी। मुझे लगता था गवर्नमेंट हर चीज़ को तत्काल भेजो, ऑर्डर ऐसे बोलती थी। क्लास भी लेना है, सब मैनेज भी करना है। मुझे लगता था क्या ये सब है, उससे अच्छा तो प्रोफेसर ही रहते, ऐसा लगता था। तो हमको सब हर परिस्थिति में मैनेज करना है। टीचर सबसे अच्छा होता है कि नहीं, होता है ना। तो जो टीचर रहते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ कि टीचर जो है उनके बच्चे ही बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो लड़कियां मांगना है तो टीचर के घर की मांगो, प्रोफेसर टीचर, है ना, क्योंकि उन लोग संस्कारवान होते हैं।
मेरी जो समधी है वो भी लेक्चरर है, तो मैं हम लोग बिल्कुल आंख बंद करके मैं बच्चों को बोलती हूँ कि कोई लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर ऐसे घर के मांगो, उन लोग बिल्कुल संस्कारवान होते हैं। ठीक है, इसी बात में जोरदार तालियां बजा दीजिए, है ना। तो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमने मेहनत करके, है ना, चाहे वो प्रोफेसर हो, स्कूल का टीचर हो, जो भी हमको टीचर बनाया भगवान ने, हमारे पेरेंट्स ने, और हमारा काम खुद भी अच्छा रहना है, लोगों को भी अच्छा करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू मैडम। और आपसे मिलके हम सबको बहुत अच्छा लगा मैम। बिल्कुल मैडम, सुबह से ही तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रही थी और क्या क्या होता है, कैसा है, एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही थी, और कुछ सुझाव भी मैडम हम लोग को दी, उसमें ज़रूर हम लोग अमल करेंगे। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन आशीर्वचन के आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर IP दिनकर सर को, और सर का भी इस रूप में पहली बार आगमन हुआ। साझा से ही हैं आप लोग। कितने लोग सर को जानते हैं पहले से? अच्छा, एक, हाँ, कुछ लोग जानते हैं सर। आइए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत आदरणीय हमारे अग्रज डॉक्टर MD पटेल सर, इस महाविद्यालय में आज पहली बार, जैसे अभी बताया ना, उपस्थित हुए स्वशासी के मीटिंग में हमारे बहुत सम्माननीय मैडम, और इस महाविद्यालय में जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर, मैडम, ये हमारे छोटे भाई, नाम की ज़रूरत नहीं है ना, आगे में आप लोग बैठे हमारे बहुत प्रतिभावान छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चे। अभी आप लोगों ने इतना कितना समय से बैठे मुझको पता नहीं, लेकिन अपने अनुभव पे मैं जानता हूँ ऐसे वर्कशॉप होते हैं तो बच्चे बैठे बैठे ज़्यादा थक जाते हैं, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, इसलिए उन लोगों की मजबूरी होती है कि उठ के कहीं जा नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं, मैडम ने सब कुछ बोल दिया, मैडम तो 1.5 दिन से बोलते जा रहे हैं, अभी और कितने दिन सुनेंगे, और सर का तो फुल स्टॉप नहीं होता होगा, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता नहीं प्रवक्ता हैं भाई। मैं आप लोगों के बीच में बहुत कम समय, अभी इसलिए वो फॉर्मेलिटी के लिए बुला लिए, तो नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं था, मैं सुनता हूँ बढ़िया प्रेम से। आपके कॉलेज में आया, कई बार आ चुका हूँ, इस बार आया, नेम प्लेट को देखा समाधान, तो मुझको वहीं से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये महाविद्यालय का नाम ही समाधान है, यहाँ समस्या कहाँ से आएगा। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पे समस्या का समाधान पहले हो जाता है, गेट में पहुँचो समाधान हो जाता है। हमारा भी कुछ शंकाएं थी, समाधान, हम आए ना, समाधान हो गया वहीं पे, बहुत अच्छा लगा। जैसे आगे आए यहाँ पे, हमको लगा कि फ़ोन लगाते गए भाई को, कहाँ पर है यार आपका कॉलेज, किधर से, तो भूल गया। जैसे पहले मैं आया था तब से मैं भूल गया रास्ता को, आया यहाँ पे, मैनेजमेंट को देखा, ये मैनेजमेंट आपका समाधान का मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। छात्र की हित ऐसी है, छात्र की हित में इतने सारे इन लोग निर्णय लेते हैं। अभी और कहीं कॉलेज में पता करके देखना, आसपास में कहीं पर नहीं है। अगर छात्र हित ऐसी सबसे ज़्यादा प्रबल और सक्षम रूप से क्रियान्वित करने वाला तो आपका समाधान कॉलेज है, आप लोगों के हित में। उसके बावजूद भी अभी बार बार पूछ रहे थे और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। हम तो उसी में गदगद हो गए कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे का B.Ed के छात्र, ये छात्र हैं। लेकिन वहाँ से फिर आया मैं आगे, इस कमरे में जैसे आया तो बैठे बैठे अभी सुन रहा था, दीदी का आशीर्वचन को सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से मैं भी बहुत रिलेटेड रहता हूँ, सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं तो बुलवा दोगे क्या बोलूँगा, राइट। तो सुनने के लिए तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि हमारी बड़ी बहन बोल रही थी, उनको बुलाए ना, वो बहुत बोल ली, बहुत अच्छे से बोल ली, संस्कार की बातें कर ली, प्रोफेसर घर की शादी, इनका शादी, उनका शादी, सब मैं सब में कन्फ्यूज होते जा रहा था। इसलिए कन्फ्यूज हो रहा था कि वो हमारी बड़ी बहन वहाँ पे बैठी लेक्चर दे रही थी 1.25 दिन की, एक
उनके तरफ ध्यान जाता था तो मैं उधर ही आकृष्ट हो जाता था, मेरा ध्यान उधर ही चले जाता था। फिर बच्चे लोगों को देखूं, वाह रे बच्चे दिन भर से बैठे हो, कल से बैठे हो, आप लोगों के चेहरे पे सिकन भी नहीं है। कितना जिज्ञासु हो आप लोग, कितना जिज्ञासु हो, ज्ञान के प्रति आप लोगों का लगन क्या है, आप लोगों का भावना क्या है। कोई छोटे क्लास में है तो एक तो छड़ी लेके गुरुजी लोग जाते रहते हैं, चुप रह अभी बाहर आए हैं। आप लोगों के पीछे तो ऐसा नहीं दिख रहा है, अपने आप, इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये बहुत ही सीखने के लायक है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से कुछ न कुछ सीखता है और मरने के पूर्व तक सीखते रहता है। मैं आप लोगों को देखा तो एक नहीं बार बार धन्यवाद देने का मन कर रहा है कि इतना डिसिप्लिन। आप लोग कौन सी क्लास के बच्चे हो? बीएड, सारी चीज पढ़ के आ गए हो, पढ़ लिख गए हो, सब चीज आ गए यहाँ पे, है ना। इसके बावजूद भी डिसिप्लिन अगर अपने आप को मेंटेन कर लोगे तो दुनिया को मेंटेन करने में उतने दिक्कत नहीं होती है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयपानम भुजंगा नाम केवलम ईश्वर धर्म। इस श्लोक को पढ़े होंगे, ये प्राइमरी उसमें मिडिल स्कूल में पढ़े होंगे। उपदेश देना तो साधारण और आसान सी बात है। हर इंसान चाहता है कि मैं ऐसा करो, तुमको ऐसा करना चाहिए, इसको करना चाहिए। कभी कोई सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए? और जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, दीदी ने बताई, अगर दीदी का मैं एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेता हूँ तभी वर्क साहब सफल होगा ना। हाँ कि हाँ हाँ बोल दिए, यहाँ पे ताली बजा लिए, चले गए। गुरुजी लोग कितना पढ़ाते रहते हैं, प्रोफेसर लोग कितना पढ़ाते रहते हैं, हाव सामने में। आजकल गीता भागवत का कथा प्रवचन है ना, अब वो कैसे हो रहा है व्यवसाय के क्या नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे रहते तक ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक का सुख यहीं पे आ गया है। यहाँ पे पूरे सब लोग राजा हरिश्चंद्र हैं। जैसे कथा सुन के जाते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी आदत कंफ्यूज इसी में होने का है, क्योंकि वही व्यक्ति का पूरा सारे चाल चलन, आव भाव, बात व्यवहार बदल जाता है। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं, एक ही चीज़ को बोलूँगा, जो चीज़ अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, आपके गांव घर के लिए अच्छा है, घर परिवार के लिए अच्छा है और आपके लिए अच्छा है, तो उसको आप धारण करिए। सोशल वैल्यूज बोलते हैं ना, सामाजिक मूल्य का सिद्धांत है। आप उसमें देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छा है, आपके देश के लिए, आपके राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है। सुन के भगवान ने 2 कान दिया है ना, 2 कान दिया है, दोनों कान से सुनना, तब उस शरीर में, आपके हृदय में वास करेगा। और 2 कान है, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, क्लास में भी पूछता हूँ, तो भगवान ने 2 कान दिया है, क्यों दिया है रे? तो बोलते हैं एक कान सुनने का है सर, और दूसरा कान निकालने। मैं थैंक यू देता हूँ इस महाविद्यालय परिवार को, और ज़्यादा समय नहीं, आप लोगों की सबकी उज्जवल भविष्य की कामना उज्जवल होगी, उस दिन उजाला इधर भी आएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए, और अभी हम लोग मीटिंग के लिए प्रस्थान करेंगे। दीदी आप कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, हम लोग भी बच्चों को बिठाने के लिए सूचना भी निकालते हैं, आदेश भी निकालते हैं, थोड़ा दबाव भी डालते हैं, लेकिन शुरू में 2 दिन बस रहता है। तीसरे चौथे 5वें दिन तक इनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है लगातार, और ये रियल में आप फील करेंगे। तीसरे चौथे दिन से हर व्यक्ति जो शुरू से सुनता है उसकी कनेक्टिविटी, ये पहली बार ऐसा कोई कंटेंट है जिसमें तीसरा चौथा 5वां 6वां दिन कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते जाता है, अच्छा लगते जाता है। जो लोग शुरू से सुन पाते हैं, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। ठीक है दीदी, बढ़िया, खूब बढ़िया। चलिए, बस खूब बढ़िया। जोर से बोलिए, शर्माइए मत। ये शिविर के बीच में आज हम लोगों का मैनेजमेंट के साथ जो महाविद्यालय के एक प्रमुख कमेटी होती है शासी निकाय, उसकी एक हमारी मीटिंग थी, और IQAC का भी मीटिंग अभी थोड़ी देर में होगा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का। तो जो शासी निकाय की मेंबर हैं, जो यूनिवर्सिटी द्वारा नामित सदस्य हैं, है ना, ऐसे दोनों सदस्यों का कमेटी में बनने के बाद पहली बार आगमन हुआ है। हम लोग महाविद्यालय परिवार के स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर गंगवीर मैडम का और डॉक्टर IP दिनकर सर हैं जो साझा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और गंगवीर मैडम भिलाई से हैं। तो आप दोनों का पहली बार आगमन हुआ है। और आप लोग पटेल सर से परिचित होंगे, कितने लोग पटेल सर को जानते हैं? अच्छा, 2-3 लोग। डॉक्टर MD पटेल सर हैं जो
सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं पीजी कॉलेज बेमेतरा के, आप हमारे IQAC मेंबर हैं। और बड़े भैया दिनेश पटेल जी हैं, आप भी IQAC मेंबर हैं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे पीजी कॉलेज के, अभी सेवा दल के जिला के भी अध्यक्ष हैं, तो आपका भी आगमन होते रहता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में मतलब अभी जो वर्कशॉप चल रहा है हम लोग का अछोटी मानव तीर्थ अभ्युदय संस्थान से MOU है, उसके तहत साल में 2 वर्कशॉप हम लोग कराते हैं, एक ITI डिग्री के लिए और एक BEd के लिए। तो ये BEd का पहला वर्कशॉप है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो दोनों मिला के भी लगभग 60-70 विद्यार्थी रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। तो आदरणीय निताशा त्यागी दीदी जो हैं बेसिकली दिल्ली से हैं, लेकिन 25 साल से अभ्युदय संस्थान में परिवार सहित दीदी रह रही हैं। हिंगना में उनका घर है, प्राकृतिक खेती और गौशाला का संचालन दीदी करती हैं। और पूरे देश में इस तरह के शिक्षा का वर्कशॉप आप लोग सर सोम भैया के नाम सुने होंगे, सोमदेव त्यागी जी जो दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ काम किए, अभी गुजरात में काम चल रहा है अलग अलग कई स्टेट में। तो सोम त्यागी भैया हैं, आदरणीय नीति दीदी उनकी धर्मपत्नी, तो आप दोनों पति पत्नी मिलके पूरे देश में शिक्षा के मानवीकरण में लगे हुए हैं। तो मीटिंग के दौरान थोड़ी चर्चा हुई थी, तो मैडम को हमने निवेदन किया था कि थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर आइए करके। तो एक आध मैं 2 बच्चों से 2-2 मिनट, कल से अभी तक आपने जो भी सीखा आपको क्या समझ में आया उसका शॉर्ट में कोई भी एक इस BEd की इधर बॉयज़ से और एक बहनों में से कोई भी कल से अभी तक क्या कंटेंट पे चर्चा हुआ, आपको क्या समझ में आया, शॉर्ट में कौन रखेंगे? कोई भी स्वेच्छा से, कोई भी स्वेच्छा तो सुबह सबने इन्होंने रखा ही है। हाँ, कोई भी आराम से, कोई बिना संकोच किए, जैसा आपको लगा कल से अभी तक में। आइए प्रंजल जी, आप ही आइए, आइए, स्वागत है। फिर इधर आप में से भी कोई एक स्वेच्छा से, उसके बाद फिर हम 2-2 मिनट आप आएंगे, इनके बाद आ जाएंगे, है ना। जो भी पिछले अभी लगभग 1.25 दिन हुआ है ना कल हुआ और आज दूसरा दिन। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी अतिथियों को नमस्कार। हमारे बीच में 6 दिवसीय जो वर्कशॉप है वो मूल्य शिक्षा पर आधारित है, जो कि हमारे दैनिक शिक्षा का भी एक पार्ट रहता है हमेशा से समाधान कॉलेज में, और जिसमें हम लोग अपने मूल्य को कैसे मतलब कि वृद्धि कर सकते हैं कि हम लोग आसपास अपने वातावरण में आजकल देख रहे हैं कि लगातार जो है श्रेष्ठता का जो है गिरावट देखने को मिल रहा है, मूल्य का गिरावट ह्रास होने का मतलब जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल किसी ने कहा था कि हम शिक्षा मतलब कि स्कूल ट्रेनिंग में गए थे, मतलब शिक्षक के रूप में गए थे, तो वहाँ पे जो आजकल जो पहले के अपेक्षा सम्मान है जो शिक्षकों को जो मिलता था वो आजकल नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही मतलब एक प्रकार से चिंताजनक की बात है। और ये जो है ऐसे ही कार्यक्रम या ऐसे ही वर्कशॉप इस शुरू से जो है 3री या 4थी तक के जो हमको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है उसके बाद स्टॉप हो जाता है ये चीज़। तो वो मूल्य शिक्षा एक बड़े पायदान पर एक कॉलेज में होना बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमको बहुत ही बेहतर सीखने को मिलेगा। जी सर, कल जो है हमें मतलब कि पूरे जो है प्रस्तावना और उसको कैसे मानना नहीं है जिस प्रकार से, और उसको जो है अपने आप में निरीक्षण करना और आपस में जो है परस्परता के रूप में परीक्षण करना, सभी के लिए जो है सर्वेक्षण करना। अगर कोई भी बात आपके लिए सही है तो क्या वो दूसरों के लिए सही है या वो सबके लिए सही है, इस बारे में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी बात सही है या गलत, उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मैडम ने प्रोवाइड किया था। उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं रेणुका मार्कंडे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका हूँ। जैसे कि कल हमारे महाविद्यालय में चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर शिविर का पहला दिन था, जिसमें हमें बहुत
कुछ सीखने को मिला। श्री ए नागराज जी मध्यस्थ दर्शन के प्रेरणा है। उन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा की नींव रखी थी और उन्होंने उनका जो मध्यस्थ दर्शन है वे सह-अस्तित्ववाद पर आधारित है। सह-अस्तित्ववाद बोलने से तात्पर्य है मनुष्य को उसके जीवन के अस्तित्व को समझाना। जैसे कि बालक जन्म लेता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जब बालक जन्म लेते हैं तो वे न्याय को चाहने वाला, सत्य का वक्ता, सही व्यवहार और सही कार्य करने वाला होता है। फिर जब वो बालक बोलना सीखता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वे सोचते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा शरीर क्यों है, मेरे जीने का क्या प्रयोजन है। तो जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा है वे हमें बताता है कि समाज में हमें परिवार में समृद्ध पूर्वक, स्वयं में समाधान पूर्वक और समाज में भयमुक्त और प्रकृति में तालमेल पूर्वक कैसे जी सकते हैं। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को जीव चेतना से ऊपर उठाना। उसके बाद हमारे सामने प्रस्ताव है, कोई भी प्रस्ताव, जैसे कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो निरंतर सुख पाने के लिए करता है, पर मनुष्य को निरंतर सुख नहीं मिलता है। तो हमें पहले उसको जानना है, जांचना है, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा और सर्वेक्षण द्वारा। निरीक्षण हम स्वयं में करेंगे, परीक्षण परस्परता में और सर्वेक्षण सभी लोगों के साथ करेंगे। उसके बाद जांचने के बाद हम ये देखेंगे, हम उसको देखेंगे कैसे, प्रमाण कैसे करेंगे कि जांचने के बाद हम कार्य कर रहे हैं कि व्यवहार कर रहे हैं। तो अभी तक वर्तमान में देखेंगे तो हम कार्य कर रहे हैं, व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कार्य बोलने का मतलब है कि हम अपने सुख सुविधा के लिए कार्य करते हैं, इस वजह से हमें सुख नहीं मिल पा रहा है। तो हमें कार्य नहीं करना है, व्यवहार करना है, सभी अस्तित्व को समझना है, उसके बाद हम व्यवहार को समझ पाएंगे। और मनुष्य जो होता है वो एक कल्पनाशील प्राणी होता है, तो हमें अपने कल्पना का सदुपयोग करना चाहिए, तभी हम उसको अपना ताकत बना पाएंगे। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम भ्रम में रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धारा प्रवाह एक सांस में बहुत सारी बातें आप बता दिए। तो मैं 2 मिनट में एक 1.5 दिन का समरी। तो मुख्य रूप से ये जो कंटेंट है जीवन विद्या का, एक सार्वभौमिक अनुसंधान श्रद्धेय नागराज जी ने किया, जो ये बताता है कि मेरा जो मैं हूँ, सोचने विचार करने वाली इकाई चैतन्य इकाई हूँ, मेरा संबंध मेरे शरीर से क्या है, मैं और शरीर मिलके मानव बने। फिर हर मानव पैदा होता है किसी परिवार में, तो मेरा संबंध परिवार के साथ कैसा है, शाश्वत और सार्वभौमिक संबंध जो हमेशा से है, उसको हम ठीक से पहचान पाएँ जितने संबंध में आदमी जीता है। फिर हर परिवार किसी न किसी समाज में है, तो समाज में कैसे प्राकृतिक व्यवस्था ठीक तरीके से हो सकती है, उसकी व्याख्या दर्शन करता है। फिर हम सब रहते हैं प्रकृति में, तो प्रकृति के साथ हमारा सार्वभौमिक संबंध कैसा है, जो निश्चित है और हमेशा वैसा रहेगा, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर पूरे अस्तित्व में, तो स्वयं में व्यवस्था, परिवार में, समाज में, प्रकृति में और अस्तित्व में, ये 6 स्तर में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जैसा ए नागराज जी को दिखा, फिर उन्होंने उसको पुस्तक के क्रम में दिया और अभी इसको शिक्षा परंपरा से। तो 7 दिन में सर मुख्य रूप से ध्यान खुद पे जाने लगता है ना, कि मेरा मुझसे क्या संबंध है, फैमिली के साथ क्या है, प्रकृति के साथ क्या है, इसकी पूरी सूचना मिलती है। तो कुल मिला के स्व मूल्यांकन भी होने लगता है ना, हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। ऐसी योग्यता भी इस वर्कशॉप से विकसित होती है। तो जो भी विद्यार्थी भाई बहन ठीक से करेंगे, उनका ध्यान जरूर किसी न किसी मुद्दे पे जाएगा, क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे, जैसे एक बहन एक बात बोली कि कल्पनाशीलता का सदुपयोग करते हैं तब हमारी ताकत बढ़ती है। क्योंकि आदमी, और दूसरी बात जो कल दीदी यहाँ रखी थी एक, कि पूरे प्रकृति में 4 ही अवस्था हैं, है ना। कौन कौन सी अवस्था? पदार्थ, जिसमें मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु है। दूसरी अवस्था कौन सी है? प्राण अवस्था। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, कितने अवस्था पढ़ते आए हैं? 2 ही अवस्था, सजीव और निर्जीव। अभी कितने अवस्था पढ़ रहे हैं? तो पदार्थ, प्राण, फिर जीव, पशु, पक्षी, चौथा ज्ञान अवस्था मानव। तो बाकी 3 अवस्थाएं बिल्कुल ठीक से जी रहे हैं, अपने साथ भी हार्मनी के साथ हैं। पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था के लिए भी पूरक है, प्राण अवस्था दोनों मिलके जीव अवस्था के लिए, और ये तीनों मिलके आदमी के लिए पूरक हैं, ज्ञान अवस्था नहीं हम लोग। लेकिन हम लोग उसके लिए पूरक हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं। तो ये आदमी क्यों पूरक नहीं हो पा रहा है? हम लोगों का आचरण क्यों अनिश्चित है, और वो निश्चित कैसे हो सकता है? ये जो गैप्स हैं, इस गैप्स को पूरा करने के लिए
ये बातचीत है। और ये पूरी बातचीत संवाद विधि से होता है, प्रश्नोत्तर विधि से, और कोई प्रक्रिया नहीं होती। इनका प्रश्न आता है, उत्तर मिलता है, ऐसे करते करते सारे कंटेंट को पूरा करने का। हालांकि समय इसका कम रहता है। जो 7 दिन के लिए जाते हैं उसमें रेजिडेंशियल ही होता है। और ये वर्कशॉप पूरे देश भर में लगभग 100 प्रबोधक हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो अपने खर्चे से आते हैं, अपने खर्चे से जाते हैं, आने जाने का कोई शुल्क नहीं लेते। और पूरे देश में जितना शिक्षा में काम चला, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम चला, तो बहुत सारे RTI भी लगाए कि, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, कि इनको कितना फंड मिला जीवन विद्या वालों को, तो पता चला है तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम होता है ना। ये इस तरीके से चलता है। तो जो भी सरकार के साथ काम हो, परिवार के साथ हो, समाज के साथ हो, कोई भी प्रबोधक इसके बोलने का पैसा नहीं लेते, अपनी तृप्ति के लिए करते हैं। तो 25 साल से आदरणीय दीदी फुल टाइम इस काम में लगी हैं परिवार के साथ। सोम भैया भी फुल टाइम लगे हैं। और ऐसे लगभग 100 के आसपास लोग होंगे पूरे हिंदुस्तान में। छत्तीसगढ़ में भी लगभग 10-15 लोग होंगे। तो अभ्युदय संस्थान हमारा सौभाग्य है, हम लोग उस संस्थान में के सदस्य के रूप में जुड़ पाए, है ना। तो महाविद्यालय के जो उसमें आदरणीय सोम भैया सलाहकार के रूप में है, उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो दीदी 2 मिनट आप कुछ बोलेंगे, फिर आपसे मैडम लोग को सुन के विदा लेंगे। आपको शॉर्ट में कुछ परिचय भी और कुछ और बातें रखेंगे। हेलो, नहीं शुरू में हम लोग, मैं तो थोड़ा सा कल का ही मैं ब्रीफ में एक बार और शेयर कर लेती हूँ कि देखिए, कल हम यहीं से शुरू किए थे कि एक प्रस्ताव के रूप में हम लोग ये बात रख रहे हैं, है ना, कि कोई अब मेरी भी इस चेतना का स्तर हो सकता है ना इसमें दोनों। अब इसी में एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है नहीं भी। इसका मतलब तुमने शादी जॉब शादी तक किया था, हो सकती है ना। एक लड़की की भी ऐसी वो घर में लड़ाई झगड़े का कारण हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई तुम जॉब इसलिए कर रहे थे कि शादी हो जाए, तो यहीं से हमारी शुरू भी हो सकती थी। लेकिन मेरे लिए संबंध महत्वपूर्ण था। उन्होंने जॉब छोड़ा, मेरे लिए संबंध महत्वपूर्ण था। तो कैसी भी स्थिति आई मैंने उसको निभाया, है ना। नहीं तो हमारा परिवार तो उसी दिन टूट जाता। तो लेकिन मैं जो एक बात शुरू में कल ही चर्चा की थी कि मेरे को ये लगता था कि संबंध का अगर हमारे एक बार कम ज्यादा होंगे, वो वापस, देखिए एक बार हमारा मनमुटाव हुआ, वो वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन पैसा कम ज्यादा होगा, वो आ जाएगा। मतलब देखिए हमारी स्थिति ये तक रही है, कहने के लिए कंप्यूटर इंजीनियर थे, जो बेटा हुआ हमारा थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा समाज परिवार के लिए करने का ये रहा कि मैं इतना ज़्यादा करती थी परिवार के लिए, जॉइंट फैमिली थी, कि उसमें बेटा इग्नोर होता था। मतलब ऐसा लगता था मैं इसके लिए भी करूं, उसके लिए भी करूं। तो 2-3 बार एडमिट दिल्ली में, 1-1 हफ्ते के लिए 3-4 बार रहा। मतलब यही स्थिति हुई हमारे पास कि हम उसको हॉस्पिटल से पैसे भी मतलब उसका बिल दे के ले आए, ये स्थिति भी आई। ये कब, ये हमारा स्वेच्छा से स्वीकार किया हुआ था। बस माइंड में मेरा यही क्वेश्चन आया जिसको मैं शेयर करी। आपके लिए नहीं, ये क्वेश्चन शिविर में जनरल आता है। देखिए आपका नहीं है, मैं हो सकता है इसमें सभी का हो ये क्वेश्चन कि पेट भर जाएगा तब हम कुछ करेंगे, है ना। तो ये स्थिति भी आई। और मैं जैसे देखिए B.Ed कर रही थी, शादी हुई, मैं एंट्रेंस टेस्ट शादी से पहले दे चुकी, तो उसमें हो गया था। फिर एक शादी के बाद क्योंकि टेस्ट होता था, उसी बीच में फिर प्रेग्नेंट हुई। तो मैं शादी के मतलब मैं डिलीवरी होने से एक दिन पहले B.Ed कॉलेज दिल्ली से गाजियाबाद जाती थी। किसी ने सुना होगा दिल्ली और गाजियाबाद 20-25 किलोमीटर बसों में जाती थी, है ना। केवल और केवल मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चलती थी 10 रुपये रिक्शे के बचाने के लिए। बताइए आप, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो ये हमारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जिनका पेट भर गया है वो कुछ कर पाएंगे। और देखिए तो हमारा अपना स्वेच्छा से उड़ा हुआ था। मैं भी जॉब कर सकती थी उस समय। B.Ed में 93 का मेरा 93 में मैं B.Ed की, है ना। तो कारण वही था कि कोई चीज़ हमको मिली है तो कैसे हम समाज के लिए उपयोगी हो पाए। तो पेट भरना तो देखिए हो ही जाएगा, पेट किसी का खाली नहीं रहने वाला है। मानव इतना अनुपयोगी नहीं है कि उसका पेट नहीं भरेगा। थैंक यू मैम, है ना। तो जो बात हो रही है कि मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, मानव का उपयोगिता ही उसका महत्व है। हम कितने लोगों की जिंदगी में, है ना, हम उनको जीने के अर्थ में सहयोगी हो पाए, ये हमारा उपयोग महत्व है।
तो स्किल पहले ये सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि जो मूल लक्ष्य क्या है, सुख है, सुख वही- में निरंतरता है, ये चीज़ें हम लोग को समाधान आके पता चला। यही है, तो मैं तो देखिए यही बोलना चाह रही हूँ कि देखिए आपको एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिला है ना, कि देखिए ये बीएड तो नहीं, बहुत जगह होता ही है कि आपको बीएड के साथ भी, और मैं तो कल ये सुन रही थी कि देखिए आपको डबल अटेंडेंस मिलेगी। इनका क्या फायदा है इसमें ऐसा करने से, आप बताओ। अब हम देखिए इसमें ये भी सोच सकते हैं कि ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका कुछ हो। अब इसमें सोचने वाले का दो एंगल हो सकते हैं, भैया अटेंडेंस कॉलेज वाले डबल क्यों दे रहे हैं भैया लोग। अब इसमें अलग अलग सोचने का स्तर हो सकता है, और जैसी जिसकी मानसिकता होगी उसको वैसा ही सोचेगा। अब उनका सोच तो ऐसा है कि कैसे मतलब लोगों के मतलब आप लोगों के जीने में कोई अच्छी चीज़ उपलब्ध हो जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड कर पाएँ। एक तो उनका मानसिकता ये है ना, उनकी मानसिकता आपको ला के यहाँ को परेशान करने की है क्या। उनकी मानसिकता तो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डबल अटेंडेंस के बहाने आप इसको अटेंड करेंगे कि कोई चीज़ आपको सही उपलब्ध हो कि भविष्य में आपके काम आए। उनका मोटिवेशन यही है, कुछ और है अटेंडेंस का? नहीं मैम, यही आप बताइए क्या सोचते हैं इस बारे में? यही है। आप सभी लोग बताइए, वो आपको डबल अटेंडेंस क्यों देना चाह रहे है ना। तो अटेंड, आपके शिविर अटेंड करने से उनका क्या भला होगा, आप बताइए। भाई शिविर आपको अटेंड करना है, ऐसा करने से भैया लोगों का क्या भला होगा। तो ये सोचिए कि वो आपको डबल अटेंडेंस देके वो आपका शुभ चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं। ठीक मैम, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू। कैसा है बात, ठीक है? यस मैम, यस। चलिए बढ़िया। कि जैसे जैसे आदमी उपयोगी होता है वैसे ही वैसी उसकी उपयोगिता का विस्तार होता है। चलिए, और किसी का कल और कुछ क्वेश्चन? हाँ, एक और था, सूचना क्या बोले थे, शिक्षित और समझदार। चलिए, कल बात हो रही थी कि एक शिक्षित होना और समझदार होना, इनमें दोनों में क्या अंतर है। आपका क्वेश्चन है ना ये भी, कोई शेयर करेंगे इसमें आप लोगों में से कुछ भी, जैसे भी लगता है थोड़ा घना। शिक्षित होना और समझदार होना दोनों में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या एक ही है? कैसा लगता है? अब इतना तो है, अलग अलग है या एक ही है, इतना बस बता दीजिए। ये तो स्पष्ट हुआ कि अलग अलग है। हम शिक्षित होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, दोनों होना चाहते हैं। ठीक हो गया। तो शिक्षित का मतलब है कि देखिए कि हमने शिक्षित हो गए, जो यहाँ कल बात हुई है ना, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग हो रही है, ये पढ़े लिखे लोगों के शिक्षित होने के कारण ज्यादा हो रही है या कम पढ़े लिखों के कारण हो रही है ना। भाई इतना जो धरती को जो नुकसान पहुंचा है, ये पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा पहुंचाया है या कम पढ़े लिखों ने? पढ़े लिखों ने। तो शिक्षित तो हम हो गए लेकिन समझदार नहीं हुए। तो हम शिक्षित भी हों, समझदार भी हों। अब समझदार क्या है, वो 6 दिन इसी पर चर्चा चलेगी। ठीक हो गया। पूरा 6 दिन जो चर्चा, 5-6 दिन जो भी चर्चा चलेगी कि समझदारी क्या है, ये पूरी उसी पे चर्चा चलेगी, पॉइंट वाइज आती रहेगी, हमेशा मतलब पूरे समय ही चलेगी। तो हम शिक्षित हुए हैं, 50 साल में हमारी शिक्षा बढ़ी है ना। शिक्षित होने के बाद क्या हुआ है, हमारे पास बड़ा धन, ज़्यादा धन आया है, पैसा आया है, सुविधा आई है ना। स्किल के रूप में हमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन खोया क्या है, साथ साथ संबंध खोए हैं। तो क्या एक लाइन में आपकी उसके लिए बोल दूं कि समझदार व्यक्ति की पहचान है कि मानव और प्रकृति के साथ व्यवस्था के अर्थ में जो जीता है वो समझदार है। एक लाइन के लिए वो होगा कैसे, वो 7 दिन चर्चा चलेगी। शिक्षित की परिभाषा, सॉरी, समझदार की परिभाषा क्या होगी, जो मानव और प्रकृति के साथ है ना, संतुलन के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जो जीता हो वो समझदार है ना। और शिक्षित तो हो ही गया, ये एक लाइन में बोलने के लिए। ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये 6 दिन, मतलब हम समझदार होंगे कैसे, इस पर चर्चा पूरे 6 दिन चलेगी। और एक सिंपल सी परिभाषा ले लें, समझदार का मतलब है जो स्वयं गलती नहीं करता, नेगेटिव में बोले तो, और दूसरे की गलती से प्रभावित नहीं होता।
ठीक हो गया? समझदार व्यक्ति किसको बोलेंगे? जो स्वयं गलती नहीं करता, नेगेटिवली बोल रहे हैं तो ऐसे, स्वयं मैं गलती करती नहीं हूं, अगर आप करते हो मैं उससे प्रभावित भी नहीं होती हूं। यह समझदार व्यक्ति की पहचान हो गई। ठीक हो गया? स्पष्ट हुआ? बढ़िया, चलिए। तो कल एक बार बात ये हुई थी कि एक प्रस्ताव के रूप में 2-3 लोग नए हैं, जो 4-5 लोग कल नहीं थे। तो जब हम कल जो शुरू किए थे, यहीं से शुरू किए थे कि यह एक प्रस्ताव है ना, कि इसको अपने को मानना नहीं है, क्योंकि अभी तक हम बहुत मानते आए हैं हर चीज को, है ना। तो मानना नहीं है, एक प्रस्ताव है, उसको अपने को देखना है कि सही है या गलत। अगर मेरे को स्वीकार होता है तो आगे बढ़ना है, नहीं स्वीकार होता नहीं बढ़ना है। कोई भी चीज जो है मानने के लिए नहीं कही जाएगी, ना कुछ यहाँ छोड़ना है, ना कुछ यहाँ पकड़ना है। वास्तविकता जैसी है, अस्तित्व में मतलब वास्तविकता जैसी है, उसको आपके सामने एज इट इज रखा जाएगा। मतलब प्रकृति के जो नियम हैं उनको यहाँ रखेंगे। वो नियम आपको स्वीकार होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं कोई बात नहीं, बस इतनी ही बात है। तो फिर यहाँ बात हुई कि कोई चीज को मानना नहीं है, जानना है। जांचने के आधार क्या होंगे? निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। कोई चीज अगर सही है तो वो सबके लिए एक होगी या अलग अलग होगी? एक सूत्र है, सही में मानव एक और गलती में अनेक। ये सूत्र है, इसको लिख लीजिए, सूत्री डाल के लिखना इसको, है ना। सही में मानव एक और गलती में अनेक। कुछ क्वेश्चन? अच्छा, ठीक हो गया। मतलब देखिए, मान लो 2 + 2 4 होते हैं। जब तक सही नहीं होगा उसके बहुत सारे आंसर आते रहेंगे, कोई 5 लिखेगा, 6 लिखेगा, लेकिन जब सही होगा तो एक ही होगा सबके। सही व्यक्ति की पहचान, समझदार की पहचान भी लिख सकते हो। समझदार की क्या? जो स्वयं गलती नहीं करता और दूसरे की गलती से प्रभावित नहीं होता, या जो स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के साथ जीता हो, वो समझदार व्यक्ति। तो ना तो हम स्वयं में व्यवस्थित हैं अभी, ठीक हो गया। हम शिक्षित तो हो गए, है ना, हम डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, आईएएस भी बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, ठीक हो गया। हमने पद तो पा लिया, हम शिक्षित मान लो हो गए, लेकिन समझदारी ना हमारा मानव के साथ जीने का हमको कॉन्फिडेंस है, ना हमको परिवार के साथ जीने का है, ना प्रकृति के साथ जीने का है, और ना समाज के साथ जीने का है। तो जिसका इन सबके साथ जीने का कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब वो समझदार है। तो हम शिक्षित भी हों, तर्कपूर्वक हम हर चीज को समझ भी सकें, शिक्षित भी हों और समझदार भी हों, ठीक हो गया। और कल चर्चा कुछ बिंदु पे अमीरी गरीबी तो बात हुई कि भाई साधन संपन्न भी दुखी है और साधन विहीन भी दुखी है ना, क्योंकि किसी के पास कितना ही भी हो जाए, उसको दूसरे की तुलना में अभी भी कम ही लगा हुआ है। भाई एक अरबपति खरबपति भी हो गया, वो आगे सामने वाले को ही देख रहा है अभी भी कि उससे आगे बढ़ना है, तो वो तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो अमीर है। भाई हमारी नजरों में अमीर है, वो करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन उससे पूछ के देखिए ना, वो तो अभी भी दूसरे वाले सबको कम ही माने हुए है। तो गरीब की गरीबी कितने की? बहुत थोड़े से की। अमीर की गरीबी तो और बड़ी है। हम आपसे पूछे में कितना मिल जाए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिल जाए, हम तो इतने को ही चाहते हैं, लेकिन और बड़े से पूछ के देखिए, उसकी गरीबी तो और ज्यादा की है, उसको तो करोड़ों से कम में काम नहीं चलने वाला है। तो हमसे ज्यादा गरीब तो वो है मानसिक रूप से। तो गरीब मानसिकता में है, गरीबी अमीरी मानसिकता में है, ठीक हो गया। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि एक संबंध महत्वपूर्ण है। देखिए एक लड़की की शादी होती है, मैं तो सच में कह रही हूँ, बहुत कुछ परिवार टूटने में ना मम्मी लोगों का बहुत है, मतलब बहुत। देखिए क्योंकि एक लड़की को भी समझ नहीं है, उसको तो मान लो ठीक है नहीं, उसमें माँ और रोल कर, वो छोटी छोटी बात को शेयर करती है, वो करती है, मम्मी को अगर समझ नहीं होगी तो उसमें वो और आग लगाने का काम और ज्यादा कर देगी। क्यों झेलोगी,
क्यों करोगी, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, वो भी तो उतना कमाता है, तुम भी तो कमाती हो, तुम भी तो इतना काम करके आती हो, हैं? तो ये बताइए हम कहाँ खड़े हैं? मतलब हम ही, चाहे हम टीचर हों, चाहे हम मम्मी हों, चाहे पापा, मतलब हम ही अपने बच्चे का एक तरफ तो हम अच्छा चाहते हैं और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं। पहले फोन नहीं थे, है ना, फोन नहीं थे तो वो करीब कम से कम समझ पहले भी नहीं थी, पर पहले ना कहीं कहीं आस्था थी। पहले संबंधों को निभाने की क्या थी? आस्था थी, भाई कुछ भी हो जाए निभाना है। अब ना तो लड़की वो सोच के आती, ऊपर से पेरेंट्स कि बिल्कुल झेलना नहीं है। पहले झेलने की भी स्वीकृति रहती थी, परिवार वालों की भी और हमारी भी, है ना। तो लेकिन जब संबंध पकड़ में आएगा तो फिर देखिए वो सब कुछ हैंडल हो जाएगा कि मेरे को संबंध महत्वपूर्ण है, उसके लिए पैसा कम ज्यादा होगा, चलेगा। तो जैसा जो भी हुआ, तो मैं क्योंकि इनको एक समाज के रूप में इनको काम करना था, तो उसके लिए मेरा पूरा सपोर्ट ये बना रहा कि आप इसके लिए जो भी करना चाहते हैं। इन्होंने तो मैं वही बोली कि शादी से पहले जो किया वो भी आज एक बैंक बैलेंस के रूप में ना शादी से पहला था ना आज है, लेकिन मेरे को संबंध में जीने का था, तो मैं पूरा पीछे से सपोर्ट के रूप में करी कि आपको जो करना है मैं साथ हूं। इसका मतलब होता है पति पत्नी संबंध, ना कि एक दूसरे को झेलने झिलाने का नाम पति पत्नी संबंध। तो कहाँ हम दूसरे की कहाँ को इज्जत कर पाएंगे? मतलब मैं आज दमदारी के साथ ये कह सकती हूँ कि शायद कोई एक ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी का इतना सम्मान करता होगा जो मेरे पति मेरा सम्मान करते हैं। कारण सिर्फ यही है कि मैंने उस समय उनका सहयोग किया। और आज सम्मान के रूप में देखिए, आप पैसा कितना भी, आप पैसा पाके क्या आप सम्मान ही पाना चाहते हो ना। आज सम्मान के रूप में देखें कि पूरे देश में मतलब इतना शायद सम्मान मिलता होगा हमको। पैसा ठीक है नहीं है, पर सम्मान, आखिर हम कितना भी पैसा कमाए उसके आधार पर, भाई हम गाड़ी के आधार पर सम्मान पाए, मकान किसी के आधार पर पाए, एक सम्मान ही पाना चाहते हैं ना। लेकिन आज पैसा कम है लेकिन सम्मान बहुत है। मतलब जो आप वो करें, जैसे देखिए अब कल ही वो दीदी लोग बैठे थे, आपके पास आए थे ना रायपुर से जो बोल रहे थे, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी। मतलब हमारी शादी में, मतलब फिर वही बोलोगे कि आपका पेट भरा हुआ है मैं इसलिए फिर एक शेयर करना चाह रही हूँ। देखो हमारी शादी में कार दिए थे, 91 में मेरी शादी हुई है ना, तो 91 में शादी हुई, उस समय भैया लोग पापा लोग कार दिए थे। पर देखिए इनकी स्थिति देखिए, उन्होंने कार कभी यूज नहीं की। इनके जो बड़े भैया बोले उन्होंने की, या देवर थे उन्होंने यूज की। दिल्ली में रह के कभी इन्होंने यूज की होगी, इतनी की होगी कि मेरे को मायके से लाना है, मेरे भाई लोग लेके जाते थे और ये लेने आते थे, बस इतना यूज की होगी। कभी पर्सनल रूप में इन्होंने कभी कार यूज नहीं की। नहीं तो एक लगता है लड़के को कि मेरी शादी की कार है, वैसा कभी यूज नहीं की, क्योंकि उनको वो वाला मामला रहा ही नहीं शुरू से ही। फिर यहाँ हम लोग रायपुर 95 में जो मैं कल बात करी शिफ्ट हुए, तो हम लोग जब दिल्ली से आए कुछ लेकर नहीं आए थे, पूरा घर जो भी था ऐसा ही, क्योंकि हम इनको तो कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज के लिए करना है, ऐसा वाला था। तो उसके बाद फिर यहाँ अंजनी भी यहाँ एक दिन ऐसी बोले ग्रुप में, उस समय जब रायपुर में 95 में कोई कार नहीं थी किसी के पास भी, मतलब तो एक दिन इनको बोले 100 में ऐसे करना तो कार ले आ, मतलब समाज के लिए ही, मतलब उनका भी, क्योंकि ये जीवन विद्या ये सब कार्यक्रम, गायत्री परिवार वो सब चल रहा था। तो हम शादी की कार उस समय लेके आए थे। तो लेके आए, उसके पीछे क्योंकि वो समाज के अर्थ में यूज होगी इसलिए लेके आए थे। उसमें भी इनको मांगते हुए, घर में बोलते हुए इतना संकोच हो रहा था कि मैं इसको कैसे लेके जाऊं, पापा से भैया से पूछते हुए। तो फिर बात हुआ कि ऐसे ऐसे वहाँ यूज हो जाएगी, तो आ गई कार। वो आप यकीन नहीं करोगे, जो लोग पुराने वो कर ही सकते हैं कि वो कार रायपुर में कभी भी हमारे घर नहीं रही, एक दिन भी हम लोगों ने कभी यूज नहीं की। अंजनी भैया के घर वहीं रहती थी, जिसको जरूरत पड़े वहीं से लेके जाना, वहीं यूज करना। लेकिन आज मैं उस बात को इतनी दमदारी के साथ में, ये मतलब कहने का मेरा आशा ये है कि जो हमारा कहीं ना कहीं वो जो आपका चर्चा हुई ना, वो आपकी नहीं बहुत लोगों की है ना, कि कहीं ना कहीं मैं जो एक बोलती ना प्रकृति में शुभ के लिए अगर हम सही मन से लगे हैं तो सारी प्रकृति हमारे साथ है। मैं इसको घटना को मतलब अच्छे से अपने साथ में घटित होते हुए देख पा रही हूँ, मैं इसलिए इसको दमदारी से बोल पा रही हूँ। तो देखिए आज कम से कम 20 शहरों में कार सहित घर उपलब्ध है हम लोगों को। क्यों? कि हम अपनी उपयोगिता के साथ हैं। जब हम आदमी अपनी उपयोगिता के साथ होता है तो हर जगह देखो साधन उपलब्ध हो ही जाते हैं। अब मेरे को यहाँ क्या करना, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ है, आर्थिक कुछ चाहिए नहीं।
भी आर्थिक यहाँ से कोई अपेक्षा नहीं, रहने खाने की सुविधा है, क्योंकि हम अपनी उपयोगिता के साथ हैं। तो जैसे जैसे आदमी की उपयोगिता का विस्तार होता है वैसे वैसे सब संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। अब इसी के रूप में जैसे मैं साथ रही, मैं 2013 में यहाँ शिविर ली, उसके बाद मैं शिविर बंद कर दी हूँ। आज मेरा 2013 के बाद वापस शिविर आपके कैंपस में ही है। उससे पहले रायपुर बीएड कॉलेज में, NIT रायपुर में, उससे पहले अहमदाबाद गुजरात में लेती थी। वो भी कारण क्या था कि जो कल भैया लोग बोल रहे थे कि गौशाला खेती करती हूँ, जो बात था, तो उसमें भी यही था मेरा कि ये जो कर रहे हैं उसमें आर्थिक वाले मामले को लेके मैं कैसे परिवार को संभाल पाऊँ। तो इसलिए मैंने कभी जिंदगी में खेती नहीं की, कभी गौशाला नहीं की, पर लेकिन ये कुछ समाज के लिए उपयोगी हैं, इसलिए इस पोर्शन को मैं संभालती हूँ। मैं रात को 2:30 बजे सुबह उठती हूँ, है ना, रात को 9 बजे सोती हूँ, नॉन स्टॉप चलती हूँ। ढाई बजे उठना, घर में नहाना धोना, पूजा, जो भी अपना रूटीन का एक सेट करना, 3:30 बजे डॉट में गौशाला पहुँच जाती हूँ, 3:30 से 5:45 ऐसे आती हूँ। फिर उसके बाद खेत का काम शुरू हो जाता है, वर्कर सब खा के वो नॉन स्टॉप 6:30 तक चलता है। फिर खाना पीना करके मैं 8:30 पौने 9, मतलब दिन में 1 मिनट का कैसा आराम करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ये कर रहे हैं मैं इनका साथ दे पाऊँ कि देखिए कोई समाज में कुछ हम बेहतर कर पाएँ, भाई आने वाली पीढ़ी को कुछ। अब एक सिंपल सी बात लीजिए, मान लो हम आज आज़ाद भी हुए हैं, किसी भगत सिंह ने, किसी ने कुछ किया, तब हम यहाँ खड़े बैठे हैं ना आराम से। तो ये एक शिक्षा, एक बच्चे को सही शिक्षा उपलब्ध हो कि हमें इस तरह शिविर की आवश्यकता ना पड़े कि कुछ लोग तो होंगे ज़्यादा खा के मरेंगे, कुछ लोग भूखे मरेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? किसी का तो पेट भी खाने का भी नहीं भर रहा है और कुछ ज़्यादा खा के मरे, क्यों हो रहा है ये? क्यों नहीं हमको बाय एजुकेशन सही दिया जाए? चाहे कल को डॉक्टर बने, चाहे IAS बने, चाहे मंत्री बने, चाहे कुछ भी बने, तो वो चेतना का स्तर सबका सही होगा तो प्रकृति में सबकी आवश्यकता पूर्ति होंगी कि नहीं होंगी? अब कुछ तो भरेंगे इतना और कुछ को खाने को भी नहीं मिलेगा, तो सारी अव्यवस्था हुई नहीं हुई। तो उस अव्यवस्था को बाय एजुकेशन कैसे दिया, मतलब खत्म किया जाए, है ना, व्यवस्था उसको लाया जाए, ये इसका अनुसंधान का मूल उद्देश्य है कि अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। हम चारों अवस्थाओं के साथ में कैसे ठीक से जी पाए। ठीक हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते है ना। तो यहीं से बात हुई कि पढ़े लिखे के कारण है ये, इस तरह हम इसको कल चर्चा किए। और कल से संबंधित कोई आगे बात हो तो ठीक है, नहीं तो और आगे करते हैं। कुछ और भी बीच बीच में चर्चा हुई थी, है ना। चलिए, सॉरी। चलिए, कल यहाँ से शुरू किए थे कि ये सोच के आएंगे कि एक मानव की जिंदगी के समस्त प्रश्नों को क्या गिना जा सकता है ना, कि कल इस पे थोड़ा सोच के आएंगे। तो अभी आप शेयरिंग किए कि एक क्वेश्चन आता है, उसके बाद तो 10 खड़े हो जाते हैं, है ना। तो क्या एक मानव की जिंदगी के समस्त प्रश्नों को गिना जा सकता है? नहीं। जोर से बोलिए। हाँ, इतनी ऐसी आवाज आई तो बढ़िया। जब प्रश्नों को ही नहीं गिना जा सकता तो उत्तर पाए जा सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर क्या करें, है ना। अच्छा, सॉरी। हेलो हेलो, आ रही है अब? चलिए। तो एक मानव की जिंदगी के समस्त प्रश्नों को क्या गिना जा सकता है या नहीं?
है ना। तो अपन लोग एक प्रस्ताव के रूप में, क्योंकि बार बार बात हो रही है कि प्रस्ताव के रूप में ही बात कर रहे हैं। चलिए, मूल प्रश्न दिखाई दे रहा है पीछे? ये ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से लिखना है क्या? अब तो हेलो, एक बार इसको तो लिखा रहने देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। प्रश्न, क्या मानव के समस्त प्रश्नों को गिना जा सकता है? मेरे को लग रहा है आप लोग बहुत पीछे हो गए हैं, या तो इधर आ जाइए या आगे आ जाइए। पीछे नहीं, वो या तो आप लोगों के इधर आ जाइए, इधर या यहाँ आ जाइए। बहुत पीछे हो गए आप लोग। है ना। तो क्या मानव के समस्त प्रश्नों को गिना जा सकता है? तो अब ये एक प्रस्ताव ही है, बार बार बात हो रही है, जो भी बात होगी वो एक प्रस्ताव के रूप में होगी, है ना। यहाँ रखे ना, प्रस्ताव है, तो यहाँ भी अभी एक प्रस्ताव ही है। मूल प्रश्न दो हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। मानव के मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। अब थोड़ा सोचिए कि इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न हैं अपने अंदर, और क्या क्या उठते हैं। सोचिए अब थोड़ा सा। इन दो के अलावा, है ना, इन दो के अलावा और ऐसा कोई तीसरा प्रश्न सोचिए कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। इसके अलावा भी कोई और तीसरा प्रश्न अपने को लगता है तो उसको शेयर करिए। सोचिए। हाँ बताइए, आप ही बताइए। आप बोल रहे थे कि एक होता है, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है, वो खत्म नहीं होता और चार शुरू हो जाते हैं। बताइए, माइक माइक। मैम, मेरे को लगता है कि हमारे जीवन के प्रश्न को नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, फिर और क्वेश्चन आने लगता है। तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसका क्वेश्चन हम अपने पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से और टीचर से करते हैं, और मृत्यु तक ही हमारे जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहता है। तो कैसे गिन सकते हैं मैम? हाँ, ठीक हो गया। तो प्रस्ताव के रूप में रखें कि दो ही हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है। तो अब एक बार आप इसके अलावा कोई और प्रश्न बताइए।
क्या और इसके अलावा आता है? आइडिया नहीं है। हैं? और इसके इन दो के अलावा और ऐसा क्या है प्रश्न? इन दो के अलावा और किसके लिए क्या? किसके लिए जीना? हाँ, किसका है ये? किसके लिए जीना है? कौन बोले ये? तो कौन बोले हैं इसको? बताइए बताइए। नहीं, सच में इसमें रखिए। देखो, जब अपने को क्वेश्चन स्पष्ट होगा तब आंसर मिल पाएगा ना। अभी आप क्वेश्चन और उठेंगे तो उतना आंसर मतलब और फैल के हम चर्चा कर पाएंगे। और जीना क्या है? और जीना क्या है? और बताइए बताइए, कब तक जीना है? और बताइए बताइए। एक थोड़ा जोर से माइक दे दिए। माइक किसके पास? जीने का उद्देश्य क्या है? चलिए, और क्यों जीना है? किसके लिए जीना है? कब तक जीना है? जीने का उद्देश्य क्या है? और बताइए। हैं? हैं? एक एक करके जो बोलेंगे उसको बोर्ड पे लिखेंगे भी ना। किस प्रकार के जीने को जीना कहेंगे? और बताइए, मैं कौन हूं? ये क्वेश्चन आज ही उठा है? मैं कौन हूं? ये आपसे पहले भी उठा है? ये कोई क्वेश्चन आज ही उठा है? पहले भी कभी उठा? मैं कौन हूं? आज घर में जाके पूछना मम्मी को, मम्मी मैं कौन हूं? क्या होगा फिर बताइए? है ना? या अपने दोस्तों से पूछिए कि मैं कौन हूं, है ना? देखिए, आप जो पता होगा तो सभी बता सकते हैं। आपके बारे में भी बता सकते हैं, आप दूसरों के बारे में भी बता सकते हैं। अगर पता होगा कि मैं कौन हूं तो आप भी बता सकते हैं, घर वाले भी आपके बारे में बता सकते हैं। जिसको पता होगा बता सकते हैं। और है मेरा जन्म किस लिए हुआ? मैं पैदा क्यों हुई हूं?
हाँ, मतलब मेरा जन्म क्यों हुआ, मतलब मैं पैदा ही क्यों हुई हूं। ये आज ही उठ रहे हैं या पहले भी कभी उठे हैं? देखिए, अगर ये प्रश्न अगर हमसे आज से पहले भी उठे हुए होते ना, है ना, जो अगर ये देखिए प्रश्न आज से पहले भी उठे हुए थे तो हम उसको जानने की भी जिज्ञासा हम कहीं ना कहीं उनको ढूंढते ही हैं। जैसे मैं इनके लिए बोली, वो यही बोलते थे कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य केवल ब्रेड एंड बटर ही है क्या, मेरा जीने का उद्देश्य क्या है। इनका ये कहीं ना कहीं शुरू से ही क्वेश्चन था कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, कुछ लक्ष्य है या नहीं है। ब्रेड एंड बटर तो नहीं है, पर क्या है वो स्पष्ट नहीं था। उसी की खोज में मतलब निकले हैं। ठीक हो गया कि मेरे पैदा होने का या मेरे जीने का कुछ पर्पस है भी या नहीं है। तो देखिए, जब अगर हमारे अंदर से ये क्वेश्चन एक सभा में पूछा जा रहा है, अंदर से तब उठ रहा है या बताने के लिए उठ रहा है, या वास्तव में ये अंदर से मेरे से पहले से ही चल रहा था, इसमें दोनों में फर्क है। एक तो यहाँ अब हम क्वेश्चन बनाने के लिए उठा रहे हैं, दोनों में फर्क है नहीं है। एक कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर पहले से ही चल रहे थे कि मैं आखिर हूं कौन, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं पैदा क्यों हुआ हूं, है ना, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। अगर ये हमारे पहले से ही चल रहा होगा तो देखिए उसकी हमारी कहीं ना कहीं खोज भी शुरू होती है। और अब एक हम यहाँ शुरू कर रहे हैं कि भाई कोई इनके अलावा दो बनाओ, तो इन क्वेश्चनों को दो के अलावा हम कुछ बनाने के लिए बता रहे हैं। फर्क है दोनों में? नहीं है? बताइए, फर्क है नहीं है? है। बस बस इतना ही। ठीक हो गया? जो ये बोल रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इन दो में ही समाहित है। ठीक हो गया? तो मूल प्रश्न तो हमारे दो ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। तो सारे ये जितने भी हैं ये कोई उसमें और कोई दोनों मिला इन दो में ही समाहित है। जो आप बोल रहे हैं एकदम सही है। बताइए कोई और? अब 2 मिनट, अब 1 मिनट, 2 मिनट, अब अपने आप से पूछिए और कॉपी में लिखिए, मैं क्यों जी रहा हूं या मैं क्यों जी रही हूं। अपने आप से पूछ, देखिए ये उत्तर बताने के लिए नहीं बताना है, मतलब ये बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जैसा मैं पूछी है ना, जैसे मैं आपसे प्रश्न की और आपके अंदर से तुरंत जो जवाब आया वास्तव में वो जवाब सही होगा। एक क्लास में शेयर करने के लिए जवाब अलग होगा, है ना, और एक जो मैं जैसे पूछी और जो एकदम तुरंत आपके अंदर से आंसर आया वो एक आंसर, वास्तव में वो आंसर सही होगा आपका। तो हम अपने आप से सब पूछें कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूं या मैं आखिर क्यों जी रही हूं। पूछें और उसको 2-3 लाइन में अपने अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए लिखिए 2 मिनट, है ना, सब अपना अपना कोई 2 पॉइंट। अब इसमें देख देख के लिखना शुरू करेंगे। देखिए अब उधर देख देख के लिखेंगे, अब वहां देख रहे हैं कि क्या लिखना है। बताइए, मतलब हमको यही नहीं पता मैं क्यों जी रहा हूं, बोर्ड पे देख के लिखेंगे। बताइए अब जो अंदर से पहली बार में आया तुरंत उसको लिखिए। देखिए जितना हम ट्रांसपेरेंट होके उसको अपने बारे में कह पाएंगे उतना हम अच्छे से काम कर पाएंगे। लोगों को तो हम बहुत कुछ बता चुके हैं, तो अपने को लोगों को नहीं बताने के लिए आंसर देना है ना। भाई यहाँ कोई आपको उसके आधार पर सम्मान मिलेगा ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको लोगों को बताने के लिए या मेरे को बताने के लिए आंसर नहीं देना है ना। ये हम पहले से बहुत कुछ करते हुए आए। मेरे को खुद को ठीक से जीना है, जो मेरे अंदर से आया मेरे को वो आंसर अपने को देना है। वो दे पाएंगे तो हम उसके बाद उसमें चर्चा कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे।
उसको उल्टा कर ले, मैं मर क्यों नहीं जाती, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर जीना समझ में नहीं आएगा तो तुरंत ऐसा करके देखें तो पता चलेगा मैं क्यों जी रही हूं। चलिए, लिखना हो गया? और किसी को लिखना है? हो गया सबका? हो गया? देखिए, एक आध पॉइंट में एक दो में ही आएगा, इतना लंबा चौड़ा तो लिखने का है नहीं। आज सब घर जाके अपने घर में पूछ ले, जिनकी शादी हो गई है वो पति से या पत्नी से पूछना मैं क्यों जी रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हुई है पेरेंट्स से पूछना मैं क्यों जी रहा हूं। पागल हो गया है क्या? चलिए, कोई कोई शेयरिंग करेंगे, ठीक है? चलिए माइक लीजिए, लाइन से करेंगे, है ना? लाइन से करेंगे। देखिए, इसमें फिर मैं बार बार बोल रही हूं, हमको सभा को बताने के लिए कुछ नहीं बताना है, हम लोगों को बताने के लिए दिन भर वो ही करते हैं। देखिए, एक वो है जो मैं अंदर से हूं, एक वो है जो हम बाहर दिखाते हैं। है ऐसा सबके साथ या नहीं है? एक मैं जैसा अंदर से हूं या मैं जैसी अंदर से हूं, एक वो स्थिति है, एक वो है कि जैसा मैं लोगों को दिखाना चाहती हूं या चाहता हूं। दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? तो हम ज्यादातर दिखाने में रहते हैं या जैसी हूं वहां रहते हैं? तो सारा फोकस हमारा होने के तरफ है या सारा फोकस हमारा दिखाने की तरफ है? चलिए, माइक किसके पास है? माइक, माइक चलिए दीजिए, आगे से दीजिए। कोई नहीं, कोई नहीं, कल से ये मत सोचना कि आगे वालों का आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समझने के लिए बैठे हैं हम, है ना? हाँ, अच्छा मैम, मतलब कोई एक मिनट, कोई अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हाँ हाँ, एकदम एकदम, आइए आइए। नहीं नहीं, मैं बैठी नहीं हूँ, मैं तो खड़ी हूँ, तब से ही खड़ी। आइए दीदी। नहीं, मैं तो बैठी हूँ, खड़ी हूँ तब से, मतलब चर्चा पूरी शेयरिंग खड़े होके ही है, खड़े होके। आप आइए। नमस्ते भैया, नमस्ते, आइए, नमस्ते भैया। तो आप सभी को नमस्कार। कैसा लग रहा है शिविर आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? और उसमें ना हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, मानव का जो व्यवहार होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब समय और इस